प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त शिव कुमार आपके अपने चैनल स्टारलेट क्लासेस एग्ज़ाम चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर हम आपको सीटेट एग्ज़ाम 2024 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित प्रीवियस ईयर्स मैथ्स क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट थर्ड है। इस सेट के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे वो सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ हमें? पहला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। यदि बड़ी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए और छोटी संख्या में से 6 घटा दिया जाए, बड़ी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तथा छोटी संख्या में से 6 घटा दिया जाए, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की 6 गुना हो जाती है। संख्या क्या होगी? देखिए, ये सभी क्वेश्चन जो आपको हम अभी कराएंगे ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। कुछ आंसर हमारे यहाँ पर दिए हुए थे। चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, किस प्रकार से आप इसे सोल्व करेंगे। देखिए, हम जो संख्याओं का जो अनुपात दिखा रखा है हमारे पास में वो 5:9 हो, ऐसा दिया हुआ है कि 5:9 हमारे पास संख्याओं का अनुपात है। तो मान लीजिए, तो माना जो संख्याएं होंगी हमारे पास में, ठीक है, माना जो संख्याएं होंगी, ठीक है, क्या हो जाती हैं? इट मीन्स 5x और कितनी हो जाती हैं? 9x हो जाती हैं। ठीक है, संख्याएं 5x और 9x हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या कहेंगे? क्या कहता है? यदि बड़ी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, बड़ी संख्या मतलब 9x + 6 कर दिया जाए, बड़ी संख्या 9x है उसमें 6 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है? इक्वल टू हो जाता है। क्या हो जाता है? और छोटी संख्या में 6 घटा दिया जाए यानी कि 5x में से -6 कर दिया जाए तो क्या हो जाता है? तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की क्या हो जाती है? 6 गुनी, यानी 6 से गुना कर दो यहाँ पे, ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलिए तो 9x + 6 कर देंगे तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 5 = 30 होता है, 30x बन गया, माइनस का 36 बन जाता है, ऐसा आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ 6 के पास में 36 ले आइए और इस 9x को 30 के पास ले जाइए, 30x के पास में, ये आपका क्या हो गया? माइनस हो गया जा करके। जैसे ही आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? 21x में कन्वर्ट हो जाएगी और इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर आप x निकालते हैं तो वैल्यू क्या बन जाती है? 42/21 हो जाती है और 21 दूनी 42 होता है। इसका मतलब x का आंसर क्या प्राप्त हो गया? आपको 2 प्राप्त हो गया। लेकिन हमें क्या पूछा? हमें संख्याएं पूछी हुई थी कि हमारी संख्याएं क्या होंगी, तो हमारी संख्याएं क्या हो जाएगी? तो हमारे पास में जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? देखिए, संख्याएं जो थी वो क्या थी? संख्याएं हमारे पास में क्या थी? एक संख्या थी 5x, यानी कि 5 में अगर आप 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो आपको आंसर मिल गया 10। एक संख्या थी हमारे पास में 9x के अनुपात में थी, तो 9x क्या 9 में मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो आंसर 18 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो संख्याएं क्या आ गई हमारे पास में? जो संख्याएं आ गई, क्या आ गई? तो संख्याएं क्या हुई? 10 और 18 हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? 10 और 18 हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर बन गया 10 और 18। तो किसको मैच कर गया? ये चला गया बी पार्ट के साथ में, 10 और 18 हमारी संख्याएं हो जाती हैं। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन ये कहता है यदि एक्स वाई को क्या कहा गया? एक्स वाई को क्या कहा गया? 6 कहा गया। और क्या कहा गया कि x² + xy², x² y + xy² और +x + y 63 हो तो x² + yx का मान क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का सीटेट मैथ्स पेपर 2 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए गिवन बात लिखते हैं। जो गिवन है, दिया गया क्या है हमारे पास में? गिवन है ये कि एक्स वाई की वैल्यू को 6 लिखा हुआ है। गिवन है एक्स वाई की वैल्यू को 6 लिखा हुआ है और क्या दिखा रखा है कि x² y + xy² + x + y = कितना? 63 दिया हुआ, ऐसा क्वेश्चन में दिखा रखा है।
चलिए अगर आप ऐसा करते हैं, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स बचेगा, यहाँ से एक वाई बचेगा। क्लियर हुआ। प्लस अगले केस में चलते हैं, प्लस क्या, इसमें से आप क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारा एक्स प्लस वाई जो है हमारे पास में, ये हम ऐसे ही यहाँ लिख लें, जैसे कि ये हमारा कितना बन गया, एक्स प्लस वाई हमने अभी ऐसे लिख लिया, इज इक्वल टू 63 बन गया। क्लियर हुआ, इतना वैल्यू हमारे पास बन गया। चलिए इन दोनों में से भी आप कर सकते हैं, इन दोनों में से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, या एक्स वाई की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं। जैसे कि इसको अगर आप 6 रख दें तो ये क्या बन गया, एक्स प्लस वाई, और प्लस में यहाँ पर अगर आप इसको क्या कर दें 1, इसमें से ऐसे करके एक्स प्लस वाई यहाँ कर दें तो ये क्या बन गया, 63 बन गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई पूरे में से कॉमन ले जाएं तो ये 6 + 1 यानी कि 7 में कन्वर्ट हो गया। ये मीन 63 के बराबर अब की बार लिख देंगे एक्स प्लस वाई जो है वो मल्टीप्लाई बाय क्या बन गया, 7 बराबर 63 हो गया। यानी कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 63/7 और 7 नम 63 होता है, 9 बार कट गया, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया, 9 प्राप्त हो गया। यानी ये हमें एक कंडीशन प्राप्त हो गई, इक्वेशन मिल गई, हम इक्वेशन भी कह सकते हैं इसको। मान लिया इक्वेशन 1 मिल गई हमें कि हमने x प्लस वाई की वैल्यू 9 प्राप्त कर ली। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग किसका कर देंगे, बोथ साइड कर दीजिए, किसका किसका कर दीजिए, बोथ साइड, इक्वेशन 1 का। क्या प्राप्त होगा आपको, आपको क्या मिला, देखिएगा अगर x प्लस वाई इधर का हम होल स्क्वायर करते हैं और यहाँ पर कितना 9 का हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं क्या होता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a का स्क्वायर होता है, और साथ में क्या b का स्क्वायर होता है, और प्लस 2ab होता है, यानी ये फॉर्मूला होता है। ऐसे ही यहाँ क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर बन जाएगा, प्लस कितना 2xy बन जाएगा, और इक्वल टू ये 9 9 जाए 81 बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो यहाँ था ही, प्लस में क्या 2 में मल्टीप्लाई क्या कर दे, एक्स वाई की वैल्यू पता है 6 है ये भी, ठीक है, तो 2 गुना 6 कर देंगे, 81 के इक्वल आ गया। क्या बना, वैल्यू क्या पहुँच गई, वैल्यू पहुँच गई कि एक्स स्क्वायर प्लस जो वाई स्क्वायर है उसमें 12 जोड़ दिया जाए तो ये 81 के इक्वल आ जाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब क्या करेंगे, हमें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, तो क्या कर देंगे 81 में से आप क्या कर देंगे 12 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब 81 में से 12 माइनस करेंगे तो 69 मिलेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई 69 बन गई। ठीक है, और यही हमसे पूछा गया था भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये पूछा गया था, आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में और बी बन गया आपका आंसर। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आने वाले एग्जाम की दृष्टि में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। देखिए क्या कहता है, 11 मित्रों में से प्रत्येक ने एक दौरे पर 18 रुपये खर्च किए और 12वें मित्र ने उन सभी 12 मित्रों के औसत खर्च से 11 रुपये कम खर्च किए। 12 मित्रों द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। बहुत ही मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं एक्चुअल में आने वाले एग्ज़ाम सीटेट एग्ज़ाम 2024 के लिए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं। देखो, प्रत्येक मित्र ने खर्च किया 18 रुपये, 12 मित्र ने औसत से 11 रुपये कम खर्च किया, औसत से भी 11 रुपये कम खर्च किया, यानी खर्च किया गया जो कुल धन है सभी मित्रों द्वारा खर्च किए गए धन का योग होना चाहिए। क्लियर। अच्छा, सॉल्यूशन क्या हमारा, मतलब 11 मित्रों द्वारा खर्च की गई राशि निकालते हैं। नहीं, जो 11 मित्र हमारे पास में हैं, नहीं तो 11 मित्रों द्वारा जो खर्च की गई राशि होगी, खर्च की गई जो राशि हमने निकालेंगे, जो राशि हमारे पास होगी वो कैसे निकलेगी। देखो 11 में 18 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि प्रत्येक ने 18 रुपये खर्च किए हैं, तो 11 गुना 18 कितना हो गया 198, 198 रुपीज़ हो गया। ठीक है, इतने रुपीज़ बन गया हमारे पास में, कि इतने हमारे पास में इतने रुपीज़ बन गया 198 रुपीज़। अब 12 मित्रों का औसत खर्च क्या होगा, अगर हम यहाँ निकालें
कि हमारे पास में जो 12 मित्र हैं तो 12 मित्रों का जो हमारे पास में औसत खर्च आएगा, औसत खर्च जो हमारे पास आएगा, औसत खर्च जो आएगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे कि औसत खर्च जो हमारे पास आएगा वो कितना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में औसत खर्च जो हो जाता है वो कैसे निकालेंगे। देखिएगा हमारे पास औसत खर्च क्या हुआ। देखिए ये जो हमारे पास 198 आया है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, 12वें मित्र का खर्च जोड़ दें। क्या करते हैं, 12वें मित्र का क्या कर दें, 12वें मित्र का इसमें क्या कर दें, खर्च हम जोड़ दें। ठीक है, और इसको क्या कर दें, डिवाइड बाई, क्या कर दें, डिवाइड बाई 12 कर दें। क्लियर हो। अब ये मान लें कि 12वें मित्र का खर्च मान लेते हैं x रुपये। ये जो 12वां मित्र हमने इसमें जोड़ा है, ठीक है, इसको हमने ये मान लिया कि मान लेते हैं यहाँ पर कहीं ऐसा नोट कर लेते हैं सच दैट में कि मान लिया जो हमारे पास 12वें मित्र का खर्च है, मित्र का जो खर्च है वो मान लेते हैं कितना है, इज इक्वल टू ₹x है। ये हमने मान लिया। यानी हम कहेंगे यहाँ पर कि हमारे पास में कि 12वें हमारे पास मित्र का जो खर्च बनेगा वो बराबर क्या होगा, सभी 12 मित्रों के औसत खर्च में से 11 कम है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। इट मीन्स ये बना कि जो हमारे पास में 12वें मित्र का खर्च हुआ, 12वें मित्र का जो हमारे पास खर्च हुआ वो क्या हुआ, वो इज इक्वल टू बन गया सभी 12 मित्रों का जो औसत खर्च होगा, यानी कि सभी 12 मित्रों का जो औसत खर्च हमारे पास क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है, उसमें से 11 रुपये कम कर दिए जाएं। अब 12 मित्रों का औसत खर्च तो हमने x मान लिया। क्लियर हुआ। इज इक्वल टू क्या बन गया, देखो इस वाली कंडीशन पे आ जाएंगे। अब हम क्या बन जाएगा कि सभी 12 मित्रों का औसत खर्च में से क्या हुआ, 11 माइनस हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि 198 में जब आप x जोड़ेंगे, ठीक है, ये 12वें मित्र का खर्च जोड़ेंगे और डिवाइड बाई क्या करेंगे, 12 करेंगे। ठीक है, डिवाइड बाई 12 करेंगे और माइनस क्या कर देंगे, 11 कर देंगे। ये हमारी कंडीशन बन गई। अब जब क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम इस 11 को उधर ले जाएं तो ये क्या बन गया, x + 11 बन गया। ठीक है, और ये 12 क्या कर देगा, उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, इंटू 12 हो जाएगा इधर जाके, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 198 में x प्लस हो जाएगा। ऐसा बन गया हमारा वैल्यू। क्लियर हुआ। अच्छा, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 12x + 12 इंटू 11 की मल्टीप्लाई 132 होती है, 132 बन गई, इज इक्वल टू क्या बन गया, 198 + x, ऐसा बन जाता है। अब x इधर जाके क्या कर दो, x इधर आके माइनस कर लो कि 12x में से क्या माइनस हो जाएगा, 1x माइनस हो जाएगा, और उधर जो 198 हमारे पास में उसमें से 132 माइनस हो जाएगा, 132 माइनस हो जाएगा। ऐसा वैल्यू प्राप्त हो गया। यानी यहाँ से तो बचा ओनली कितना, 11x। ठीक है, इज इक्वल टू अभी जो 198 में से 132 अपने माइनस किया है, ठीक है, यहाँ बन गया 66। तो x की वैल्यू क्या आ गई कि 66 को 11 से डिवाइड कर दिया, 6 बार काट दिया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। क्या आ गया जी x का वैल्यू, x का वैल्यू 6 आ गया। अब 12 मित्रों द्वारा खर्च किया गया कुल धन हमें निकालना है। ठीक है, यानी कि कुल धन कितना होगा, कुल धन जो होगा वो कितना होगा, कितना, 12 मित्रों द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना था, 198 + x था। 12 मित्रों द्वारा जो खर्च किया गया कुल धन था वो था 198 + x था हमारे पास में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 198 में x की क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इस 6 को जोड़ देंगे, तो कितने रुपीज़ बन गए, तो आंसर बन गया ₹204। तो यही आपका क्या बन गया, ये आपका आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। और ये चला गया ए पार्ट के साथ में, ए बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल भी है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आप कैसे सोल्व करेंगे एग्जाम के अंदर, किस प्रकार से। देखो क्या कहेगी, यदि किसी संख्या का 33.33% 16 में जोड़ा जाए, 16 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है।
वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, और आने वाले सीटेट एग्ज़ाम 2 के लिए बहुत ही, सीटेट एग्ज़ाम यानी मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिएगा देखिए किस प्रकार से आप सोल्व करें। देखो परिणामी संख्या क्या है, 16 जोड़ा गया हमारे पास में, ठीक है। अच्छा, मान लिया संख्या क्या है, x है, जिसमें वो जोड़ा गया, ठीक है। अब माना हमारे पास में जो संख्या है वो कितनी है, माना संख्या x है, बोलिए। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। x का कितना हो गया, 33.33%। ध्यान से देखिएगा, हैं, इसमें प्लस क्या कर दिया जाए, 16 कर दिया जाए, तो वही संख्या यानी कि x प्राप्त हो गया। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है। देखो क्या होता है, अगर आप यहाँ देखें कि जो 33.33 होता है, 33.33 जो हमारे पास होता है, यानी अगर 100 को 3 से डिवाइड करें तो क्या हो जाता है, 33.33 होता है। और जो परसेंटेज का साइन होता है, इसका मतलब 1/100 होता है। क्या होता है, 1/100 होता है। परसेंटेज का साइन का मतलब 1/100 होता है। यानी इसको इसी की भाषा में बताएं, क्या कह देंगे कि x का मतलब मल्टीप्लाई, इसको क्या कह देंगे 100/3। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। खुल गया, यानी हमने 33.33% को ऐसे खोल दिया, प्लस इसमें 16 जोड़ दिया, इज इक्वल टू x। हो गया क्वेश्चन ईजी। बस ये बात समझने की थी कि इसको कैसे खोलेंगे। क्लियर हुआ, कट गए दोनों। तो क्या बचा, x/3 में अगर आपने 16 जोड़ दिया तो इज इक्वल टू x प्राप्त हो गया। ऐसा क्वेश्चन कह रहा था। क्लियर। एलसीएम ले लेंगे, 3 आएगा एलसीएम इसका, ठीक है। तो क्या बन गया, x + 16 = 48, ठीक है, इज इक्वल टू अगर x हो गया तो यानी कि x + 48 जो है वो क्या हो जाता है, 3x हो जाता है। क्लियर हुआ बात, यानी कि 3x में से अगर x माइनस हो जाता है तो वो 48 के बराबर हो गया। ये बन गया 2x बराबर कितना बन गया, 48 बन गया। x की वैल्यू आपको निकालनी है, 48 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 24 दूनी 48 होता है, 24 प्राप्त हो गया, ठीक है। क्या कितना हो गया, 24। x की वैल्यू कितना आ गई, x की वैल्यू आ गई 24, ठीक है। तो संख्या कौन सी है, संख्या क्या है, वो संख्या है 24, और यही बन गया आपका आंसर, और आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का, नेचुरल नंबर्स का जो योग है वो 1617 है। इनमें कितनी अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और सीटेट मैथ्स पेपर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा। चलिएगा किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे वो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको ध्यान से कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन 100% आने की बिल्कुल उसकी जो है क्या नाम है चांसेस होंगे। कोई भी क्वेश्चन पेपर में आपको एज इट इज़ रखा मिल सकता है। क्लियर। चलिएगा देखिए, मान लेते हैं जो संख्याएं हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याएं कहा है तो मान लिया, तो माना जो संख्याएं हमारे पास में हैं, माना जो संख्याएं हमारे पास में हैं, क्योंकि 7 प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है, तो मान लेते हैं वो क्या x होंगी, अगली x + 1 हो सकती है, अगली x + 2 हो जाएगी, अगली x + 3 हो जाएगी, x + 4 हो जाएगी, ठीक है, 7 तक चलेंगे। तो x + 1 5 हो गई, और एक हो जाएगी x + 6, तो हो गया ना 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। चलिए अब कहता है इनका योग, इनको अगर जोड़ दिया जाए, इनको अगर जोड़ दिया जाए तो यानी कि x + 1 करेंगे, x + 2 करेंगे, x + 3 करेंगे, x + 4 करेंगे, x + 5 करेंगे, x + 6 करेंगे, तो इनका जो टोटल है वो कितना हो जाता है, 1617 हो जाता है। देखो x को जोड़ें तो कितने हो गए, 7x हो गए, ठीक है। अच्छा 1 और 2 3 3 6 4 10 और 5 15 और 6 कितना हो गया, 21 हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो गया, 1617 के इक्वल आ गया। अब 1617 में से आप क्या कर लीजिए, 21 माइनस कर दीजिए, यानी कि 7x इज इक्वल टू बन गया कि 1617 में से आपने क्या कहा, 21 माइनस कर दिया, ठीक है। तो आंसर क्या बना आपको, ठीक है, 1596 बन जाएगा। इट मीन्स 1596 आंसर बन गया, जो 7x के बराबर आ गया। क्लियर हुआ।
चलिए अगर इसको आप काट लें, यानी वो x की वैल्यू आप देखें यहाँ से, तो x की वैल्यू क्या बन जाती है, देखो ये कितना 1596 डिवाइड बाई 7 कर दें तो कितना 7 दूना 14 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, ठीक है, 7 दूना 14, 7 8 56, तो x की वैल्यू आ गई 228। क्लियर हो गया। अब हमें क्या है, संख्याएं कैसे निकालें, ठीक है, संख्याएं हमारे पास क्या होंगी, देखो x तो कितना 228 है, यानी एक संख्या तो 228 ही हो गई, ठीक है, एक संख्या 228 ही हो गई। अब 228 में एक और जोड़ो तो 200 कितनी हो गई, 29 हो गई, ठीक है। अगली में फिर क्या जोड़ो, 28 में 2 जोड़ेंगे 230 हो गई, ठीक है। अगर 28 में 3 जोड़ेंगे तो कितनी होगा, 231 हो गई, ठीक है। उसके बाद अगले वाली कितनी हो जाएगी, 232 हो गई, ठीक है। अगली जोड़ेंगे 233 हो गई, और अगली जोड़ेंगे 234 हो गई। इस प्रकार से हमारे पास संख्याएं मिल गई। हमें क्या चाहिए, अभाज्य, यानी इन 7 संख्याओं में जो क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी, उन्हें चूज करना था। अभाज्य जो संख्याएं होंगी उन्हें चूज करना था। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन है, 229 अभाज्य संख्या है, ठीक है, 233 अभाज्य संख्या है, मतलब जो अपने आप से या 1 से कट सकती हैं वो अभाज्य संख्या, यानी उन प्राइम नंबर की बात कर रहा है, उन प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है। तो ये हमारे पास कौन सी 229 और 233 हो जाएंगी। काउंटिंग में देखें तो अभाज्य संख्या कितनी है, 1 और 1 2। इसका मतलब आंसर कितना बना, आंसर बन गया 2। काउंटिंग पूछ रहा था कि हमारे पास में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो अभाज्य संख्याएं बराबर कितनी हो गई, 2 होंगी। यही हमारा आंसर था। आंसर चला गया ए पार्ट के साथ में 2 अभाज्य संख्याएं इन 7 प्राकृत संख्याओं में से मिलेंगी। क्लियर हो गया। प्यारे साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और जिन मेरे प्यारे साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, राइट मीन्स, तो वो सभी से मतलब ये कह सकते हैं हम कि आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, यदि a+3b रेशो 2a+4b इज इक्वल टू 3:5 हो तो a-b रेशो a+b किसके बराबर होगा। बहुत काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैथ्स पेपर 2 के लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा है, आपको मिलेगा। इट मीन्स कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसको। टेक्निकल बातें कुछ सीखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर। देखिए क्या दिया हुआ है कि हमारे पास में दिया हुआ है कि a+3b रेशो 2a+4b इज इक्वल टू 3/5, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। चलिए ऐसा क्वेश्चन में दिया, हमें पूछा है a-b रेशो a+b। सबसे पहले आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको क्या आप कहते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करनी है हमें कि 5 इंटू a+3b इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2a+4b। अभी तक सिंपल मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, जैसे कि 5 इंटू ए 5 हो जाएगा, प्लस कितना होगा 5 तेजा 15b हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू करेंगे तो क्या बन जाएगा आगे, इट मीन्स 3 2 6a बन जाएगा, प्लस 3 4 इट मीन्स 12b बन जाएगा। ऐसा वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। अब a को a के पास ले जाओ और b को b के, 5a और 15b हमारे पास में, इधर 6a और यानी कि 6 यानी ये 5 इधर जाएगा और ये आपका b जो है 15 के पास आ जाएगा 12 वाला, तो ये 12b तो इधर आ गया और इज इक्वल टू 6a में से इधर 5a ऐसे माइनस हो गया। तो यहाँ कितना बचा, 15 में से आपके 12 चले गए तो कितना 3a बचा, 3b बचा, और इज इक्वल टू ये कितना बच गया, a बच गया। यानी कि एक तरह से कहेंगे तो a इज इक्वल टू 3b आपको प्राप्त हो गया। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि a/b जो है वो कितना बन गया, 3/1 प्राप्त हो गया। ये वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। अब इसके द्वारा हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, वी नो हम जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे कि अगर a/b इज इक्वल टू c/d होता है, अगर a/b इज इक्वल टू c/d होता है तो फॉर्मूला क्या होता है कि a-b बटे a+b इज इक्वल टू होता है क्या, c-d अपॉन क्या हो गया, c+d। प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा होगा,
ठीक है, इस फॉर्मूले का आप यूज करते हुए अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या कहा गया इसके अकॉर्डिंग, a/b और 3/1 के अकॉर्डिंग क्या बनेगा कि a माइनस बी बटे a प्लस बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, उधर 3 माइनस 1 बटे क्या बन जाएगा, 3 प्लस 1 बन जाएगा। अब ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, ये वैल्यू कितनी 2/4 हो गई। 2/4 का मतलब कितना, 1/2 हो गई, 1/2 हो गई। यानी कि a माइनस बी बटे a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 1/2 आ गई। मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी रेशो a प्लस बी जो है वो आपका 1:2 में कन्वर्ट हो गया और ये चला गया आंसर डी के साथ में। ये बस ये टेक्निकल पॉइंट था कि आपको ये फॉर्मूला अगर पता है तो आप इससे अकॉर्डिंग इसको खोल देंगे और सोल्व करके आंसर प्राप्त कर देंगे 1:2। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि अनुपात हमारे पास में 5 क्या है 7 का अनुवर्ती जो है वो 35 है। अनुवर्ती पूर्ववर्ती आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो कहता है अनुपात हमारे पास 5:7 है, उसका अनुवर्ती 35 है, तो इसका पूर्ववर्ती कितना होगा, इसका पूर्ववर्ती कितना होगा हमारे पास में, इस बात को यहाँ पर लिया गया है। देखो नॉर्मल पेज क्या होता है कि अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला आपको बता दें, यही नॉर्मल फार्मूला है कि अगर हमें a/p इज इक्वल टू कितना c/d दिखा रखा है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे क्या कर देते हैं कि AD बराबर क्या हो जाता है, BC हो जाता है। ऐसा हम सॉल्व कर लेते हैं। अब मान लेते हैं, इट मीन्स माना जो हमारे पास पूर्ववर्ती की बात कर रहा है, तो माना हमारे पास में जो पूर्ववर्ती वैल्यू है वो क्या है, या पूर्ववर्ती हमारे पास में जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो x है। जो पूर्ववर्ती वैल्यू है वो x है। इसका मतलब 5:7 का जो समान अनुपात होगा वो x:35 के साथ होगा। इतनी सी बात थी। क्लियर। इसका मतलब ये बना कि 5/7 का जो हमारे पास में समान अनुपात होगा वो कितना होगा हमारे पास में, कितना होगा हमारे पास में, वो वैल्यू कितनी होगी, x इट मीन्स अपॉन 35 होगी। या इसको हम ऐसे कर दें, इसको हम यहाँ इक्वल टू का साइन लगा दें, ये क्या बन जाएगा, इसे हम यहाँ इक्वल टू करते हैं ऐसे। अब इसकी क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बन गया 7x इज इक्वल टू 5 × 35 ऐसा बन जाता है। वैल्यू हमारे पास में 5 × 35 बन जाता है। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या बन जाएगा 5 × 35 बाई कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा, 7×5 35 हो गया। यानी x हमारे पास क्या बना, x की वैल्यू बन गई 5 × 5 और 5×5 क्या होता है 25 होता है। x की वैल्यू कितनी आ गई 25। यानी कि पूर्ववर्ती क्या हो गया, जो पूर्ववर्ती वैल्यू हो गई, पूर्ववर्ती जो संख्या हो गई वो पूर्ववर्ती वैल्यू कितनी होगी, वो 25 प्राप्त हो जाती है। तो आंसर चला गया ए पार्ट के साथ में, ए इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि यदि हमारे पास में A B C D E और F में जहाँ 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 6C इज इक्वल टू 9D इज इक्वल टू 12E और इज इक्वल टू 18F हो को संतुष्ट करते हैं, तो A प्लस B बटे C प्लस D प्लस E प्लस F का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। कहता है यदि A हमारे पास में B C D और F में जहाँ जो है 2A इज इक्वल टू 3B है, इज इक्वल टू 6C है, इज इक्वल टू 9D है, इज इक्वल टू 12E प्लस इज इक्वल टू 18F हो, तो आपको A प्लस B अपॉन C प्लस D प्लस E प्लस F का मान निकालना है। चलिए तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये आंसर कुछ दिखा रखे हैं कि हमारे पास में 4/7 होगा, 2 होगा, 5/2 होगा या 9/2 होगा। सॉल्व करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन अपने आप में दिया हुआ है। अब ये मान लेते हैं, मान लिया हमने, क्या किया कि जो 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू हमारे पास 6C इज इक्वल टू जो 9D और इज इक्वल टू हमारे पास जो 12E और इज इक्वल टू जो 18F दिखा रखा है। क्लियर। ये इज इक्वल टू K के इक्वल मान लिया हमने।
क्या मान लिया, इजकल टू के मान लिया। इसका मतलब अगर ए की बात हम निकाल लें तो k बटा 2 हो जाएगी, क्लियर हो। अगर b का वैल्यू निकाल लें तो k बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। c की वैल्यू निकाल लें तो k बटा 6 हो जाएगा, d की वैल्यू निकाल लें तो k बटा 9 हो जाएगा, ऐसे ही e की वैल्यू निकाल लें तो k बटा 12 हो जाएगा। यहाँ तक कॉल क्लियर है, ठीक है। और ऐसे ही हम अगर f की वैल्यू निकालें तो k बटा 18 हो जाएगा। अब आपको क्या मिला, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 और 18। यानी कि आप क्या करेंगे यहाँ पे 2, 3, 6, 9, 12 और 18 का क्या करते हैं हम LCM निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेते हैं। तो LCM कितना आएगा, लघुत्तम समापवर्तक जिसको कहते हैं वो आ गया 36 आ गया, 36 आ गया। यानी 36 की मल्टीप्लाई कर दें तो एक आंसर कितना आ गया, ए इक्वल टू क्या आ गया, कितना k बटे 2 गुना 36 करेंगे तो वैल्यू क्या बन गई, a बराबर 18k बन गया, ठीक है। b बराबर क्या बन गया, k गुना 36 बटे 3 करेंगे तो क्या b का आंसर बन गया 12k, ठीक है। c का आंसर कितना बन जाएगा हमारे पास, c का आंसर क्या बन जाएगा 6k बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही d का आंसर क्या बन जाएगा 4k बन जाएगा, ठीक है। e का आंसर क्या बन जाएगा 3k बन जाएगा, और ऐसे ही f का आंसर जो है हमारे पास क्या बन जाएगा 2k में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक बात समझ आएगी। अब हमें क्या सोल्व करना है, हमें जो सोल्व करना है वो क्या करना है कि a प्लस बी बटे c प्लस डी प्लस ई प्लस एफ सोल्व करना है, ये बात हमें सोल्व करनी थी। अब a प्लस बी से क्या मतलब, a का मतलब तो 18 के है हमारे पास में, 18 के हैं, b का आंसर क्या है हमारे पास, b का आंसर हमारे पास 12 के है। अपॉन की बात करें सी डी एफ, सी का मतलब 6k हो गया, डी का मतलब हमारे पास 4k हो गया, ई का मतलब हमारे पास 3k हो गया, और एफ का मतलब हमारे पास 2k हो गया। यानी कि अगर हम इनको जोड़ देते हैं हमारे पास में तो ऊपर तो बन जाता 30k और नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया 15k, 15k, k से k कटा, 15 दूना 30 हो गया। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 2, ठीक है। कितना आ गया 2 आंसर आ गया, और ये चला गया बी पार्ट के साथ में, बी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार से आप 2 आंसर प्राप्त कर लेंगे। क्लियर हुआ। चलिए ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कि एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, ठीक है, यदि प्रत्येक इनमें दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि प्रत्येक इनमें से, ठीक है, इनमें दूसरे से, पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक इनमें दूसरे से केवल एक बार की बात कर रहा है, हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार पेपर में आया हुआ है, ठीक है। बहुत छोटा सा फॉर्मूला लगाना है ऐसे क्वेश्चन में, ये हाथ मिलाने की कुल संख्या निकालनी है, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास में क्या पूछ रहा है कि हाथ मिलाने की जो कुल संख्या हमारे पास होगी वो क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है कि कुल संख्या जो हमारे पास होगी वो क्या होगी। फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2 होता है, ठीक है। n इंटू n माइनस 1/2 होता है, जहाँ n की वैल्यू क्या है, व्यक्तियों की संख्या है, यानी कि 10 व्यक्ति दिखा रखे हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो n हो जाते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या बन गया, यानी कि 10 इंटू 10 माइनस 1 बटे 2 कर देंगे। ये वैल्यू जो है 10 गुना 9 बटे 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। 2 पंजा 10 होता है, आंसर बन गया 5 गुना 9, यानी कि कितना हो गया आंसर 45, 45 आंसर प्राप्त हो गया। हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी है 45 है। ये चला गया सी पार्ट के साथ में, ये आपका आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया प्यारे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें अपने। और चैनल को, जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि हमारे पास में एक बैग में 4 हरी, 5 नीली, 2 लाल, 3 पीली गेंद है। यदि 8 गेंदों को
यादृच्छिक रूप से रैंडमली निकाला जाता है तो प्रत्येक रंग की गेंद के समान होने की संख्या में, यानी प्रत्येक रंग की गेंदों के समान संख्या में होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। इट मीन्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। देखो अगर हम यहाँ पर गेंदों की संख्या की बात करें, यानी कि कुल हमारे पास गेंदों की कुल संख्या, आगे बात करें गेंदों की, अगर हम कुल संख्या की बात करें तो कुल संख्या हमारे पास कितनी है, सबको अगर जोड़ दें, जैसे 4 हरी हमारे पास में, 5 नीली हैं, 2 लाल हैं, 3 पीली हैं, सबको जोड़ दें तो हमारे पास 14 गेंद हमारा आंसर निकल के आ जाता है। यहाँ तक बात समझो। अब 8 गेंदों को चुनने के तरीकों की कुल संख्या कितनी होगी, इसमें से हम 8 गेंदों को चुनना चाहते हैं, ठीक है। 8 गेंदों को चुनने की हमारे पास में, या 8 गेंदों को चुनने के तरीकों की, 8 गेंदों को इट मीन्स चुनने के तरीकों की, कितने चुनने के तरीकों की कुल संख्या, अगर हम बात करें कुल संख्या की हम बात करें तो फॉर्मूला होता है क्या, इट मीन्स NCR वाला फॉर्मूला कि 14C8, इस तरीके से आप उसको चुन सकते हैं। अब ये फॉर्मूला होता क्या है, NCR वाला जो फॉर्मूला होता है वो कहता है NCR, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि NCR इजकल टू क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है अपॉन कितना होता है, इट मीन्स फैक्टोरियल r होता है, और इनटू में n माइनस r फैक्टोरियल होता है। इस फॉर्मूले का अब ये जो साइन है तो फैक्टोरियल का साइन होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको खोल सकते हैं। अगर हम इसको खोलें NCR के फॉर्मूले से, इसको खोलें NCR के फॉर्मूले से, तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, इट मीन्स 14 फैक्टोरियल बनेगा अपॉन क्या बनेगा, इट मीन्स 8 फैक्टोरियल बनेगा, और क्या बनेगा 14 माइनस 8 यानी कि 6 फैक्टोरियल बनेगा, यानी कि 6 फैक्टोरियल बनेगा। अब फैक्टोरियल को खोलें अगर मान लिया तो ये कितना बन जाता है, ऐसे बन जाता है 14 गुना 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 फैक्टोरियल पे रोक देते हैं इसको, ठीक है। नीचे 8 फैक्टोरियल है, ये तो कट जाएगा, 6 फैक्टोरियल खोल लेते हैं, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी इससे तो ये कट गया। अब इसको सोल्व करें, हमारे पास जैसे कि हम देखते हैं ये 6 से ये 2 बार कट गया 12, ठीक है। अच्छा 5 से देखें ये 10 बार कट गया 2 बार, ठीक है। अब इसके बाद में कितना हमारे पास बचा, देखो इसमें हमारे पास में देखो ये वैल्यू कितनी है, 3 से ये कट गया कितना, 3 3 9, ठीक है। ये 2 पूरा पूरा कट गया। अब इस 2 से ये कट गया 2 दूना 4, 2 से कट गया 2 7 14, तो आंसर क्या प्राप्त हुआ, आंसर प्राप्त हुआ 7 गुना 13, 7 में क्या 13 की मल्टीप्लाई है, और गुना कितना बचा 3 बचा, ठीक है। 7 गुना 13 और गुना 3, बीच में 11 बच रहा है, क्या एक 11 भी बचा हुआ, ठीक है। अब ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब इनकी अगर मल्टीप्लाई कर दें, आप इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 3003 आंसर मिलेगा, यानी ये वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। कब, 8 गेंदों को चुनने के तरीकों की कुल संख्या 14C8 को, यानी NCR के फॉर्मूले से अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो ये बात क्लियर होगी, ये आपको प्राप्त हो गया। अच्छा अब ये कहते हैं प्रत्येक रंग की गेंदों की संख्या को समान होने के लिए 8 गेंदों को चुनने की कुल संख्या आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास संख्या समान हो, यानी अगर हम समान संख्या की बात करते हैं, समान संख्या होने पर, समान संख्या अगर होने पर 8 गेंदों को आप चुनना है, 8 गेंदों को चुनने की, यानी कि 8 गेंदों को चुनने की अगर आपको कुल संख्या निकालनी हो तो आप कैसे करेंगे उसको, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 4C2 मल्टीप्लाई, भाई 4 में से आप 2, फिर आप 5 कैसे, आप 5 आपके पास नीली गेंद है तो इसमें 5C2 मल्टीप्लाई 2 लाल हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2C2, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई पे क्या करेंगे, इट मीन्स 3C2
एस को सोल्व करते हैं हमारे पास में, तो आपके पास बिल्कुल सेम यही तरीका हमें सोल्व करना है। और जब आप इसको सोल्व करेंगे इसी तरीके से तो आपको 180 प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल यही फॉर्मूला लगाना है, ऐसे सोल्व करना है, ऐसे काटना है इसको। क्लियर हुआ? चलिएगा, अब हमें तो क्या करना है, यानी प्रत्येक रंग की समान संख्या में गेंद चुनने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मान लें तो वो कितना बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा 180 बटे क्या बन जाएगा 3003 बन जाएगा। अब इसको ज़रा सोल्व कर लें हम इसमें, तो कितनी वैल्यू, 3 से काट लें, 3 छंगा 18 60 हो गया, 3 से काट लें 1001 हो गया, आंसर बन गया 60 बटे 1001। ये आपका क्या बन गया, ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। और ये आंसर चला गया किसके पास, बी पार्ट के साथ में 60/1001। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में, बस आपको एनसीआर का फॉर्मूला आना चाहिए। क्लियर हुआ? उसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपके पास में होगा। क्लियर? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने आप में, ठीक है, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ये कहता है कि 12 व्यक्तियों के एक समूह में एक अध्यक्ष सहित 5 व्यक्तियों की समिति का क्या किया गया, गठन किया जाना है। इन समितियों की संख्या कितनी होगी, इन समितियों की संख्या कितनी होगी, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 12 है। सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है आपकी, 12 दिखा रखी है। चुने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 5। 5 में से एक अध्यक्ष है, एक अध्यक्ष है, 5 में से एक अध्यक्ष हमारे पास में, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। चलिएगा, इसका मतलब एक अध्यक्ष चुने जाने की के तरीकों की संख्या कितनी हो सकती है, यानी कि हम कहें कि हमारे पास में एक अध्यक्ष, एक जो हमारे पास में अध्यक्ष चुने जाने के तरीकों की बात करें, चुने जाने के तरीकों की संख्या की बात करें, अगर हम संख्या की बात करें सीधी सीधी तो कितनी मिल जाती है, इट मीन्स 12C1 बन जाती है। 12C1, 12 में से एक चुनना, ठीक है। फॉर्मूला वही लगाना, NCR इजकल टू फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, इसका आपको यूज करना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास बन गया, ठीक है। अब शेष जो 11 व्यक्ति में से 4 सदस्यों को चुनने की के तरीकों की संख्या कितनी होगी। अब जो शेष हमारे पास 11 व्यक्ति बचे, शेष 11 जो हमारे पास व्यक्ति बचे, जो शेष 11 व्यक्तियों, समझिए क्वेश्चन को, शेष 11 व्यक्तियों में से कितने रह गए क्या, इट मीन्स 4 सदस्य रह गए। 4 सदस्यों को, 4 इट मीन्स सदस्यों को चुनने के क्या हुआ, तरीकों की संख्या कितनी होगी, तरीकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। आप देखो वो क्या बन जाएगी, 11C4 बन जाएगी, 11C4 बन जाएगी। यहाँ तक बात समझ में। कुल तरीकों की संख्या कितनी बन गई, कुल हमारे पास तरीकों की संख्या कितनी बन गई, कितने तरीके से उसको आप मतलब समझ सकते हैं। कुल तरीकों की जो संख्या बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 12C1 में मल्टीप्लाई कर दो 11C4, हो गया ना, 4 1 5। इट मीन्स ऊपर हमारे कितने हैं, 12 हैं हमारे, 12 में से 1, 11 में से 4, किलो। अब 12C हमारे पास जो 12C1 हमारे पास में, उसका आंसर तो सीधा सीधा 12 ही बन जाएगा। जो NC1 होता है उसका तो N होता है हमारे पास में, तो ये वैल्यू तो बन गई 12। अब ये क्या बन जाएगी, 11C4, यानी कि कितना फैक्टोरियल 11 बटे कितना हो गया, फैक्टोरियल 4 बन गया, और इंटू 11 में 4 गए हमारे पास, कितना 7 4 11 होता है हमारे पास में, और क्या ना 7 फैक्टोरियल बन गया। अब इसको सोल्व कर लें, 12 तो ये रह गया, इंटू ये कितना बन गया, 11 बन गया, गुना 10 बन गया, गुना 9 बन गया, गुना 8 बन गया, और गुना 7 फैक्टोरियल बन गया। नीचे से क्या लिखा हुआ है, नीचे 4 को खोल देंगे, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये तो खुल गया ऐसे, और ये बन गया 7 फैक्टोरियल ऐसे, ये तो कट गया इससे, ठीक है जी। चलिए 4 से काटते हैं, 4 दूना तो 8 हो गया, 3 से काटेंगे, 3 तिया हमारे पास 9 हो गया, 2 से सीधा सीधा 2 कट गया, तो कितना रह गया आंसर, 12
गुना 11 गुना 10 और गुना 3। ठीक है, ठीक है, ये बन गया हमारा 12 हमारे पास में, और 11 तीयो कितना 33, यानी कि अगर हम सीधा सीधा 12 में कितना 330 की मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर मिल जाएगा। और ये वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 12 तीयो 36 और 12 तीयो 36 कितना हो गया हमारे पास, ये तो 396 बन गई, और एक जीरो लगा दो तो कितना 3960, ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। और ये चला गया डी पार्ट के साथ में, और डी बन गया आपका राइट आंसर। आई होप दैट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि यह दिया गया है कि यदि ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 ए की पावर 2 में माइनस बी की पावर ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 4 को अगर 3168 कहा जाए, जहां ए और बी दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, तो 3a प्लस 4b का मान कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, टेक्निकल है, थोड़ा सा आपको समझना है कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे और किस प्रकार से इसकी वैल्यू को हम निकालेंगे। देखो कहा गया है कि a की पावर 2 माइनस बी की पावर 4 इज इक्वल टू 3168 दिखा रखा है, 3168 दिखा रखा है। अच्छा, अब हमें ये देखें कि ऐसा क्या वैल्यू है जिसमें से कुछ, ऐसी कोई संख्या हम देखेंगे जिसमें से कुछ स्क्वायर वगैरह हटा के इसको ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हम देखो छोटी सी बात देखें, अगर 3168 का हम अंडर रूट निकालें, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट 56.28 के आसपास निकलता है। तो एक नंबर बन गया 56.28, 56-57 के आसपास ये वैल्यू होगी। ठीक है, अगर 56-57 के आसपास ये वैल्यू होगी हमारे पास में, ठीक है, तो अगर हम 57 हमारे पास में, यानी इस वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर एक टेक्निकल लगा रहे हैं कि अगर 57 के स्क्वायर में से आप क्या कर दें, 57 के जो स्क्वायर हमारे पास होगा उसमें से 3 की पावर 4 आप माइनस कर दें, 3 3 9 27 81 माइनस कर दें, तो क्या बनता है हमारे पास में, क्या वैल्यू प्राप्त होती है उसे देख लेते हैं। देखो 57 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 3249 होता है। इसमें से हम 81 माइनस कर दें तो नंबर क्या मिल गया, 3168 ही प्राप्त हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये छोटी छोटी मोटी सी बात से हमने ये वैल्यू निकाल के देखी, इस रूप में ये वैल्यू ऐसे प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर कंपेयर करें, इसको कंपेयर करें कि ए की वैल्यू कंपेयर करें, अगर हम इट मीन्स कंपेयर करें इससे, तो ए की वैल्यू 57 बन जाएगी और बी की वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, हमारे पास 3 बन जाती है। बी की वैल्यू क्या बन गई, हमारी 3 बन गई, यानी ए की वैल्यू हमारे पास 57 और बी की वैल्यू 3 हमें प्राप्त हो जाती है। अगर हो जाती है तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 3a प्लस 4b। इस फॉर्मूले के आधार पर, यानी दिए गए फॉर्मूले को हमने इस संख्या से 3168 संख्या से इसके अंडर रूट की सहायता से ये निकाला कि अगर इसको इस रूप में लिखा जाता तो क्या नंबर प्राप्त होता। ठीक है, उस रूप में हमने ए और बी की वैल्यू क्या कर ली, प्राप्त कर ली। ए और बी हमें प्राप्त हो गया, तो यही ए और बी की वैल्यू आपको यहाँ रखनी है। 3 मल्टीप्लाई बाई 57 कर देना है, प्लस 4 में 3 की मल्टीप्लाई कर दी है। 3 में जैसी मल्टीप्लाई करेंगे तो 171 में कन्वर्ट हो जाएगा और 4 तिहाई कितना आएगा, 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। आंसर सीधा सीधा मिल गया 183, 183 आंसर बन गया। ठीक है, और ये चला गया डी पार्ट के साथ में। क्लियर हुआ, ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने आप में दिया होगा। एक घोड़े को 30 मीटर लंबी रस्सी से एक खूंटे से बांधा जाता है। ये घोड़ा है, इसको खूंटे से यहाँ से हमने ऐसे बांध दिया। ठीक है, चलिएगा। अच्छा, यदि घोड़ा रस्सी को कसकर रखते हुए एक वृत्त की परिधि के अनुदिश चलता है, यानी एक वृत्त की परिधि के क्या अनुदिश चलता है हमारे पास में। ठीक है, अच्छा, तो इस प्रकार से चल रहा है, जैसे ये हमने वृत्त की परिधि बनानी, तो इस प्रकार से घोड़ा चल रहा है। चलिएगा, यदि रस्सी से केंद्र पर 105 डिग्री का कोण बनता है, ये जो एंगल थीटा जो हमारे पास में है वो कितना बन गया, 105 डिग्री का कोण बना लिया थीटा ने। तो घोड़ा प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी चल गया, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी घोड़ा चल गया हमारे पास में, तो ये वैल्यू हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक घोड़ा अगर यहाँ से चलना शुरू किया और ये चलते हुए इस प्रकार से कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया हमारे पास, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर हुआ, यानी कि वो जो चाप हमारे पास मिला, ये जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का है, ये जो हमने ये इस वैल्यू जो हमारे पास वैल्यू मिली, जो चाप मिलेगा हमें, तो इसकी हमें लंबाई निकालनी है।
ठीक है, देखो वृत्त की जो परिधि होती है हमारे पास, अगर इसको सोल्व करें तो जो वृत्त की परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है। ठीक है, आर जहाँ पर रेडियस होती है, नहीं रेडियस हमें दिखा रखी कितनी 30 मीटर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेडियस कितना है, रेडियस है हमारा 30 मीटर। सरकमफेरेंस जो होती है वो 2 पाई आर होती है। क्लियर? अच्छा, तो हम इसके अकॉर्डिंग यानी कि जो लेंथ चली, जो लंबाई चली हमारे पास में, ठीक है, यानी जो चाप की लंबाई प्राप्त हुई, यानी कि जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कर्व प्राप्त किया इसने, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू जो चली है, ठीक है, चाप की जो लंबाई प्राप्त हुई है उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, कितना बनेगा हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। ये जो थीटा है ये 360 में से कितना प्राप्त हुआ, मल्टीप्लाई उसकी परिधि क्या थी, अगर इसको हम काट दें तो ये वैल्यू इसको 180 बार काट देती है, यानी कि पाई आर थीटा अपॉन 180। ये बन गई लेंथ ऑफ आर्क। ये जो हमारे पास आर्क है ये बन गई, ये जो आर्क है चाप की जो लंबाई हमारे पास हो गई, लेंथ ऑफ आर्क जो हमारे पास होगी वो हुई पाई आर थीटा अपॉन 180। क्लियर हुआ? हाँ, जो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी एल कह लीजिए, पाई आर थीटा, पाई मतलब 22/7, रेडियस हो गया 30, थीटा हो गया 105 डिग्री, और डिवाइड बाई कितना बन गया, ये बन गया 180 के। ऐसे अगर इसे काट लें तो ये 35 बार कट गया, नहीं इसको नहीं, ऐसे नहीं काटेंगे, इसकी वैल्यू को पहले इसको नहीं काटें, पहले इसको ना काटें, इसको दोबारा से करते हैं। ये कितना 7 था, ये 105 था। ठीक है, अच्छा इसे काट लेते हैं। देखिए अगर हम इसको 30 से काटें तो 3 छक 18 होता है। ठीक है, अब इसको 3 से 2 बार काटें, और 3 या 9 और 3 5 15 ऐसे काटें, 2 से 11 बार काट लें, और 7 5 35। क्लियर? तो लेंथ कितना आ गया, 11 गुना 5, जो क्या होता है 55 मीटर होता है। क्लियर हुआ? तो ये वैल्यू बन गई, लेंथ ऑफ आर्क चाहिए थे, यानी कि घोड़े द्वारा प्रारंभिक बिंदु से 55 मीटर दूरी चली गई है। क्या आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में, डी आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्या कहता है, जब एक तार को वर्गाकार में मोड़ा जाता है, वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, तो इससे घिरा क्षेत्रफल कितना है 5929 सेंटीमीटर होता है। यदि तार को वृत्त के आकार में मोड़ दिया जाए तो तार से घिरा क्षेत्रफल कितना होगा। यानी पहले वृत्त के आकार में था, अब उसको कितना, इट मीन्स तार को वर्गाकार में मोड़ा जाता है। ठीक है, उसका घिरा क्षेत्रफल इतना है। तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, नहीं ये हमारे पास क्या बन गया, वृत्त, सर्किल बन गया हमारे पास में, सर्किल बन गया। ये हमारे पास स्क्वायर था, ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर था, ये सर्किल था। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे रखा है। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास यानी कि स्क्वायर का क्षेत्रफल यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, क्वेश्चन में दिखा रखा है 59 कितना है, इट मीन्स 29 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल का निकल भुजंगात 2 होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए हमने साइड लिखी हुई है, ये भी ए होगी, सारी ए साइड होंगी हमारे पास में, ये सभी क्या होंगी ए साइड होंगी, यानी कि भुजा की घात 2, यानी कि ए का स्क्वायर जो है वो कितना है 5929 हमारे पास में। ठीक है, अच्छा अगर आप ए निकालें तो अंडर द रूट ऑफ कितना हो जाएगा 5929 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 77 होती है। अब यहाँ पर अगर वर्ग का जो परिमाप है आप वो निकालें तो कितना होता है 4 गुना भुजा होता है।
यानी 4a होता है, यानी कि 4 इंटू 77 हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 308 सेंटीमीटर बन जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा अब देखो ये जो आपने देखा है नहीं वृत्त की परिधि बन जाती है, यानी ये जो वर्ग का जो परिमाप है, ये जो वर्ग का परिमाप है यही इस सर्किल का क्या बन जाएगा, इसकी सरकमफेरेंस यानी कि सरकमफेरेंस सी बन जाएगी। ठीक है, परिधि बन जाएगी। अब अगर वृत्त की मैं त्रिज्या निकाल लूँ, जो सरकमफेरेंस जो होता है हमारे पास में कितना 2πr होता है। आगे ये 308 बन गया किसके इक्वल 2πr के इक्वल बन गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालनी है रेडियस इसकी, हमें क्या निकालनी रेडियस निकालनी। तो कितना कर देंगे 308 डिवाइड बाई 2π, पाई मतलब 22 बटे क्या कर दें 7, 7 चला गया ऊपर, 7 चला गया ऊपर हमारे पास में। ठीक है, तो क्या कर देंगे 308 बटे ये क्या, इसको काट लेते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 से काट लेते हैं इसको, कितना बन गया हमारे पास में 2 से काटेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी। देखो ये 308 बना हुआ है और यहाँ 7 है और नीचे ये कितना 2 है, ये 22 है। ठीक है, 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 चौक 8 और 22 से काट ले 22 सत्ते होता है। तो रेडियस क्या है 7 इंटू 7, कितना बन गया हमारे पास 7 इंटू 7 बन गया। तो हमारे पास वैल्यू कितनी बन गई 49 बन गई, 49 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू जो आ गई वो 49 सेंटीमीटर आ गई। हमें चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल, हमें क्या चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, जो क्या होता है πr² होता है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है, और रेडियस कितनी आ गई 49 मल्टीप्लाई बाई 49 आ गई, 7 से काट लो, 7 7 49 होता है। ठीक है, तो कितना बन गया आंसर आ गया 22 गुना 7 और गुना 49। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आपको 7546 मिल जाएगा। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर मिल गया, वृत्त के क्षेत्रफल का आंसर मिल गया 7546 और ये चला जाएगा ए पार्ट के साथ में 7546 आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, एक घनाभ जिसकी भुजाएं कितनी है 8 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर, ठीक है, को पिघलाकर एक नया घन यानी क्यूब बनाया जाता है। घनाभ और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का संबंधित अनुपात कितना होगा, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया, जो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा अपने आप में दिखा रखा है। ठीक है, अच्छा देखो, वॉल्यूम ऑफ हमारे पास में जो क्यूबॉइड है और वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब है, ये दोनों ही क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। सॉल्यूशन करेंगे इसका, क्या बन जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास क्यूबॉइड है घनाभ जो है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या बन जाएगा क्यूब बन जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखें कि LBH फॉर्मूला LBH होता है, L का मतलब यहाँ 8 है, B का मतलब 27 है, H का मतलब 64 है। ये इज इक्वल टू A का क्यूब, यानी कि अगर इस भुजा को A माना गया है यहाँ से यहाँ तक, ये सभी भुजाएं क्या है, ये भी A है, ये भी A है हमारे पास में, तो ये हमारा A का क्यूब बन गया। अगर हम A इज इक्वल टू निकालें तो क्यूब रूट बन जाएगा किसका 8 गुना 27 गुना 64 का। अब 8 का तो 2 बाहर निकल आएगा, 27 का 3 बाहर निकल आएगा और 64 का कितना बन जाएगा 4 बाहर निकल गया। तो A का आंसर कितना आ गया 4 3 12 चौक नहीं 3 दूनी 6 चौक 24 हो गया, 24 सेंटीमीटर। यानी कि उस क्यूब की जो भुजा होगी, यानी घन की जो भुजा होगी, हम कह सकते हैं जो घन की भुजा हमारे पास में होगी वो कितनी होगी, वो होगी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर की। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड देखें, क्यों हमें तो रेशो निकालना है, हमें तो रेशो निकालना है, तो कितना क्या है TS से टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, अपॉन कितना हुआ हमारे पास दूसरे केस में कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसकी बात कर रहे हैं क्यूब की बात कर रहे हैं। अब अगर क्यूबॉइड की बात करते हैं तो कितना आता है, फॉर्मूला क्या आता है 2LB प्लस BH प्लस HL अपॉन इधर क्या होता है फॉर्मूला होता है 6 इंटू भुजा की घात 2, 6a² बन गया, 2 गुना LB की बात करें
तो एल हमारे पास कितना, यानी कि यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट की अगर बात करें तो यहाँ लेंथ के रूप में कितना था, लेंथ के रूप में अगर 8 की बात कर लें और ब्रेथ के रूप में हम किसकी बात कर लें, इसको एज इट इज़ बता दें यहाँ पर, जैसे इसको लेके चलेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, इसको ऐसे लेके चलें, ठीक है, यहाँ पर इसको नोट कर दें, इसको पहले लिख लेते हैं कि यहाँ पर कितना हो गया कि हमारे पास में ये जो लेंथ है, हम यहाँ पर नोट करते हैं, लेंथ जो है वो 8 बन जाए सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है वो कितनी बनी 27 सेंटीमीटर हो गई, और जो हाइट है वो 64 सेंटीमीटर ऐसे क्वेश्चन में दी हुई थी। चल, तो एल बी एच की बात करें तो एल की बात करें तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 8 गुना एल इंटू बी, 8 गुना कितना बन गया 27 बन गया, ठीक है, एल इंटू बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में बात करें प्लस में क्या बने, बी एच की बात करें तो मतलब 27 गुना कितना बन जाएगा एच 64 बन जाएगा, प्लस एच एल की बात करें, एच का मतलब 64 हो गया और एल की बात करें तो 8 बन गया। आप इसको सोल्व कर लेंगे और नीचे आ गया 6 इंटू भुजा कितनी निकली 24 निकली है, मतलब कितना 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है हमारे पास 576 होता है, 576 होता है। अब ऊपर जोड़ लेंगे इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जैसे 27 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 होता है, 27 64 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पे कितना होता है 1728 होता है। लिख लेते हैं इसको, इसका बन जाएगा, जैसे कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 216 बन जाएगा यहाँ पे, और ऊपर की वैल्यू करेंगे तो 1728 होता है, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 64 की और 8 की तो हमारे पास कितना होता है 512 होता है, ठीक है। और नीचे वैल्यू जो बन गई वो अभी ऐसे लिख लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 576 ऐसे बन गया, ठीक है। अच्छा, इन सबको जोड़ देंगे तो ये ऊपर क्या बन जाएगा 2 गुना इन सब की ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 2456 बन जाएगी, और नीचे आंसर कितना है 6 मल्टीप्लाई बाई 576। इस प्रकार से आपको वैल्यू प्राप्त हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको काट लेंगे, जैसे कि 2 से ये 3 बार कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, बन गया, ठीक है। सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है। इसको नॉर्मल वैल्यू हमारे पास जो प्राप्त होनी है, रेशो निकालना है, इसका जो रेशो निकालना है इसको सोल्व करना है। इसको 2 से भी काट सकते हैं, जैसे 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। फिर उसके बाद में कितना बन जाएगा 2 2 जा बन जाएगा और 2 8 जा बन जाएगा। यहाँ ले लेंगे, जैसे 2 2 जा 4 होता है हमारे पास में, ठीक है। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, ठीक है। उसको और थोड़ा सोल्व कर लेंगे, तो वैल्यू कितना बन जाएगी 1228 अपॉन 3 इंटू 288। यहाँ तक आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे तो इसका आंसर जो आपको प्राप्त होगा वो 307 बटे क्या बन जाएगा, इट मीन्स 216 प्राप्त होगा। सोल्व कर लीजिएगा, जैसे यहाँ से हमने इसको काटा 2 बार और फिर 2 2 जा 2 8 16, मतलब ये वैल्यू आपकी जो बन जाएगी वो 307 बटे 216 प्राप्त हो जाएगी, और ये आंसर डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन है थोड़ी कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करने के बाद में आप 307/216 प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। जो टोटल वैल्यू आपको जो प्राप्त होनी थी वो आपको एज इट इज़ मिल जाएगी। यानी कि इसकी अगर सीधी सीधी मल्टीप्लाई भी करते हम, सीधी मल्टीप्लाई करते, यानी इस पूरे की मल्टीप्लाई करते 2 इंटू 2 4 5 6 की अगर सीधी सीधी मल्टीप्लाई करते तो ये जो हम रेशियो को ऐसे बता दें आपको, वो तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको क्या बन जाता है ये 4912 बन जाता है, ठीक है। और नीचे का जो वैल्यू टोटल मल्टीप्लाई होके आता है वो 3 4 इट मीन्स 5 6 हो जाता, ठीक है। अगर हम दोनों तरफ 16 से डिवाइड कर देते हैं, ऐसे दोनों और 16 से डिवाइड बाई 16 कर दें तो सीधा सीधा ऊपर का आंसर 307 बन जाता है और नीचे का 216 बन जाता है। वो तो काट लीजिएगा, लेकिन आंसर ऐसे भी आप इसको निकाल सकते थे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या कहता है, यदि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 9240 है, ठीक है, इतने सेंटीमीटर इसको आ रहा है, और इसके आधार की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, यानी कि जो रेडियस है ये वाली, ये कितनी है 42 सेंटीमीटर हमारे पास में। क्लियर? अच्छा, तो शंकु का आयतन कितना होगा ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। अब देखो शंकु का आयतन क्वेश्चन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है क्वेश्चन में, यानी πr/l की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। जो शंकु का
शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, CSA कह सकते हैं, CSA ऑफ कोन कह लीजिए, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कह लीजिए, या इसको CSA ऑफ कोन कह लीजिए, ठीक है। इट मीन्स एक तरह से CSA कवर सरफेस एरिया ऑफ कोन जो हमारे पास में वो कितना होता है, πRL होता है। और वो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है 9240, ऐसा दिखा रखा है क्वेश्चन, ठीक है। हमें तो क्या नहीं, हमें तो L निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9240 अपॉन कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर हो जाता है, पाई इंटू आर हो जाता है। अब ये जो 9240 हमारे पास दिखा रखा है, पाई मतलब ये कितना बन जाएगा 22/7, मतलब ऊपर चला जाएगा। और ये जो रेडियस है हमारे पास, रेडियस कितनी दिखा रही है 42 दिखा रखी है। इस तरह से हम प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, अगर देखें तो 7 छंग 42 होता है, 6 बार कट जाएगा ये वैल्यू 6 बार कट जाएगी हमारे पास में। अच्छा, इसको देखें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इट मीन्स इसको काट सकते हैं यहाँ से कितनी बार, इट मीन्स 6 से काट लें तो कितना बन जाएगा 1 जा 5 जा 4 जा 0, यानी ये बन गया 1540 अपॉन कितना 22। और 22 से काटें तो 22 70 होता है, इतना 70 आंसर है। एल का आंसर कितना आ गया 70 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। L 70 निकल के आ गया। अब देखो अगर L 70 हमारे पास में, तो इस ट्राइंगल के आधार पे, इस ट्राइंगल के आगे इसको मैं ऐसे ABC का नाम दे लें, इस प्रकार से है AO, ये वैल्यू पूरी अगर ऐसे मिला लें, ये ABC इस तरह से बन जाते हैं। तो AOC ट्राइंगल में हम देखें तो क्या कहता है, इन ट्राइंगल ऑफ AOC में देखें तो कितना होता है, L का स्क्वायर जो होता है वो H का स्क्वायर प्लस और R का स्क्वायर होता है। हमें तो यहाँ से क्या निकालना, हमें तो यहाँ से H निकालना है। तो H का स्क्वायर यानी H जो हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा कितना L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर के, H की वैल्यू हम निकालनी है। अच्छा, अब ये वैल्यू कितनी बन जाती है, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास, H इजिकल टू जो बन जाएगा अंडर रूट के अंदर ये L प्लस R बन जाएगा, ऐसे ऐसे लिख लेंगे L प्लस R और L माइनस R, इस प्रकार से लिख लेंगे। या इसकी मल्टीप्लाई 70 का स्क्वायर समथिंग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट ऑफ, इसको थोड़ा सोल्व करने में आसानी रहेगी कि 70 जो है उसमें क्या बन गया 42 जुड़ गया, ठीक है। और क्या बन गया 70 में से 42 माइनस हो गया, तो ये कितना बन गया, ये आंसर क्या बन गया 70 में अगर 42 ऐड किया तो 112 बन गया, ठीक है। और गुना इसमें से 28 बन गया, ठीक है। अच्छा, तो इसकी मल्टीप्लाई H के अकॉर्डिंग निकाल ली कि अंडर रूट इसकी 112 और 28 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3136 आ जाएगा, और ये 56 का होता है, H निकल के आ गया 56। अब हमें वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना था, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना था हमें, तो जो कितना होता है 1/3 होता है, पाई R स्क्वायर H होता है। अब 1/3 तो ये हो गया, ठीक है। ये कितना हुआ 22/7 हो गया, ठीक है। R की वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास, R दिखा रखी है 42 गुना 42 हो गई, ठीक है। अच्छा, H निकल के 56 आ गया, 7 8 56 हो गया, ठीक है। 3 से काट लिए, 3 एकम 3 चौका 12 हो गया, ठीक है। कितना का 22 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 42 और मल्टीप्लाई बाय 8, इतने कितना सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ गया, ठीक है। 22 गुना 14, ठीक है, और गुना 42 गुना 8 हो हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर कितना बन जाएगा 1034888 बन जाएगा। इतने सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर जो है वो बन जाएगा, ठीक है। ये आंसर चला जाएगा ए पार्ट के साथ। कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, इस प्रकार से ये आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए बहुत ही अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है अपने आप में, जो पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन है। क्लियर? क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, क्वेश्चन में क्या बताया गया। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 2 पुस्तकें 410 रुपये में खरीदता है और दोनों को समान मूल्य पर बेचता भी है, समान मूल्य पर। एक पर उसे 15% का लाभ होता है, दूसरे पर 10% का हानि होता है, लॉस हो जाता है। दोनों पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना होगा। यानी कि अगर हम इसको सोल्व करते वक्त ये देखें कि ये हमारी फर्स्ट बुक है, पहली बुक हमारे पास में है, ठीक है। उसको हम लेट कर लेते हैं कि इसका कॉस्ट प्राइस CP1 की बात कर लें, ठीक है, वो हमारा X है, ठीक है। इस पे प्रॉफिट परसेंटेज जो हुआ वो कितना हुआ, इट मीन्स 15% का हुआ, पहली बुक की बात कर रहे हैं। ये हम सेकंड बुक की बात कर रहे हैं, सेकंड बुक की बात करें, इसका CP2 कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस नंबर 2, CP2 कितना होगा 410 में से आप क्या करते हैं
एक्स माइनस कर लेते हैं। इस पर क्योंकि लॉस हुआ है, इट मीन्स लॉस हुआ है इस पर, तो हमारा लॉस कितना हुआ इस पर, उस पर हुआ 10% का लॉस, प्रॉफिट एल फॉर लॉस हुआ। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बनता है, क्या बनता है कि सी पी अपॉन 100, ठीक है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट ऑब्लिक क्या कर दिया लॉस, यानी प्रॉफिट होगा तो पी लगाएंगे और लॉस होगा तो सिर्फ एल लगाएंगे, प्रॉफिट या लॉस प्लस माइनस के साथ आप इसको फॉर्मूले का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये पी अपॉन एल का मतलब नहीं है प्रॉफिट या लॉस है, प्रॉफिट और या लॉस कह सकते हैं, या प्रॉफिट होगा तो पी लगाएंगे और ऑब्लिक एल से मतलब ये है कि अगर लॉस होगा तो यहाँ 100 प्लस माइनस एल लिखेंगे। क्लियर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो हमारे पास में कॉस्ट प्राइस फर्स्ट है कितना है वो एक्स है, बटे कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा 100 प्लस, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस 15 का प्रॉफिट हुआ इज इक्वल टू में, दूसरे केस में क्या होगा CP2 मतलब ये हमारे पास दूसरा कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 410 माइनस एक्स है। ठीक है, 410 माइनस एक्स है अपॉन कितना 100 है, और यहाँ कितना हुआ 100 में से कितना 10 का लॉस हुआ है तो माइनस 10 कर देंगे। अच्छा, ये 100 से 100 तो कट जाएगा। ठीक है, 115x हो गया, 115x जो है वो इज इक्वल टू क्या बन गया, ये 90 बन गया, यहाँ से ये क्या बन गया 90 बन गया, और उसकी मल्टीप्लाई 410 माइनस एक्स में हो गई। ठीक है, तो कितना हो गया 410 माइनस मल्टीप्लाई बाई 90 हो गया और माइनस का 90x हो गया। अब 90x को उधर ले जाओ 115 के पास में, 115x में हमने क्या हुआ 90x जोड़ दिया, कितना रह गया हमारे पास में 410 मल्टीप्लाई बाई 90 बच गया। क्लियर हुआ, तो ये वैल्यू 205 में कन्वर्ट हो गई, 205x बन गया किसके इक्वल 410 गुना 90 के बराबर। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ गए। क्लियर, इतना वैल्यू प्राप्त हो गया। अच्छा, हमें तो क्या निकालना, हमें तो x निकालना है, क्या करना है हमें 410 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय कितना कर दिया 205 कर दिया, मतलब थोड़ी कैलकुलेशन आपको यहाँ पर एडमिस करनी है। जैसे कि हम कर लें 5 से काट लें 18 पंजे 90 होता है, और 5 चौक 20, 5 एकन 5 41 से काट लो इसको 10 बार कट गया, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 10 गुना 18, यानी कि कितनी बन गई 180 बन गई। ये 180 यानी कि CP1 जो था वो x था और वो हो गया 180। अगर हम कॉस्ट प्राइस 2 की बात करें तो वो कितना था 410 माइनस एक्स था, यानी कि हमारे पास में 410 माइनस 180 बनेगा, वो बनेगा तो वो वैल्यू कितनी बन जाएगी, वो वैल्यू हमारे पास जो CP2 बन जाएगा वो कितने होंगे 230 रुपये बन जाएगी। इतने इट मीन्स रुपीज़ जो है, इतने रुपीज़ जो है वो हमारा आंसर बन जाता है 230 रुपये। तो वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमारे पास में, पहला बना 180 पे 230, यानी कि 180 तो बना पहले के लिए और CP1 और दूसरा बना 230, तो हमारा C आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 यानी 100 में छोटे कितने, 100 से छोटे कितने धनात्मक पूर्णांक इन पॉजिटिव इंटीजर्स को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इट मीन अगर इसकी सीरीज़ हम बनाएं 100 से छोटे कितने नंबर्स, ठीक है, जिनको 7 से डिवाइड करके 3 हमारे पास क्या बनता है शेषफल बनता है। अगर हम 100 को ही डिवाइड करने लगे, ठीक है, 100 को डिवाइड करने लगे 7 से, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी बनती है हमारे पास में 7 नम 63, तो ये वैल्यू कितनी बन जाती है नॉर्मल जो वैल्यू है 7 से विभाजित 100 से छोटे अगर बात करें 7 से डिवाइड करने वाले, तो नॉर्मल वैल्यू पहले ऐसे निकाल लें। देखो एक नॉर्मल वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में, इस प्रकार से देखें, ये तरीका और ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, कैसे देखें, देखो ये हमारे पास 100 है, 100 हमारे पास में, तो पहला वैल्यू जो बनता है इसकी सीरीज बना लेते हैं, शुरुआत से कर लेते हैं। पहला वैल्यू बनेगा 10 को 7 से डिवाइड करो, ठीक है, 3 प्राप्त होगा। फिर बनेगा 17, फिर बनेगा 24, फिर बनेगा 31, ऐसे करते करते हम 94 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, कहाँ तक पहुंच जाएंगे 94 तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब लास्ट टर्म जो है, जो लास्ट टर्म हमारे पास में हुई वो क्या बन गई, या AN कह लीजिए,
ए एन कह लीजिए, लास्ट टर्म जो है ए एन या एल कह लीजिए, कितनी बन गई 94 बन गई, इसका 94 बन गई। अब इसकी फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, वो हो गई 10। डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 7 का हो गया, यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स n फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इजकल टू या एल इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। यहाँ पर रख दीजिए कि 94 इजकल टू कितना हो गया 10 प्लस कितना n माइनस 1 इंटू कितना हो गया इंटू 7 हो गया। अब 94 उधर जाके माइनस हो गया, कितना बन गया, में से 10 माइनस हुआ तो 84 रह गया, इजकल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7 बन गया। 7 से 84 को डिवाइड करेंगे तो 84 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो आंसर n माइनस 1 बनेगा, और 7 7 दूनी 14, यानी कि 12 इजिकल टू n माइनस 1 बन गया। अगर आपको n का आंसर निकालना है तो 12 में 1 जोड़ देंगे, आंसर बन गया 13। ठीक है, n का आंसर क्या आ गया, यानी वो जो टर्म है वो कितनी होगी हमारे पास में है, कितनी है, एट में से n की वैल्यू 13 आ गई। ठीक है, तो 100 से छोटे कितने धनात्मक पूर्णांक होंगे, वो होंगे 13 होंगे, और ये चला गया ए पार्ट के साथ में, आंसर हमारा क्लियर हो गया। समझ में आ गया होगा, आई होप दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन में, एक वन में कुछ बाघ और मयूर है, एक वन में कुछ बाघ और मयूर हमारे पास में हैं। ये कहता है इनके कुल सिरों की संख्या 90 है, उनके पैरों की कुल संख्या 240 है। वन में बाघों की कुल संख्या और मयूरों की कुल संख्या है तथा बाघ और मयूर ज्ञात कीजिए कितने कितने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इनको लेट कर लीजिए। माना मयूर मतलब मोरों की जो संख्या है, मान लिया हमारे पास में जो मयूर हैं, यानी मयूरों की जो संख्या हमारे पास में है, मयूरों की जो संख्या हमारे पास में है वो कितनी होगी, वो हमने x मान ली। ठीक है, तो बाघों की संख्या कितनी हो जाएगी, इट मीन्स बाघों की जो संख्या हो जाएगी, टोटल तो 90 ही थे ना, तो कुल ये हमारे पास कितनी है, कुल सिरों की संख्या कितनी है 90 है, तो 90 माइनस x हो जाएगी। अब क्वेश्चन का हिसाब क्या कहता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, ये क्या कहता है, इट मीन्स एक वन में दो कुछ बाघ और कुछ मयूर, इनमें कुल सिरों की संख्या 90 थी, पैरों की संख्या कुल कितनी है 240 है हमारे पास। वन में बाघों की कुल संख्या और मयूरों कुल संख्या को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो मयूरों की संख्या की बात करें कितना हो जाएगा 2x, पैरों की बात कर रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा उसके बाद में इजी प्लस में क्या कर जाएगा है, 4 की मल्टीप्लाई कर दे कितने 90 माइनस x में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बाघों के पास तो 4 होते हैं। ठीक है, पैरों की बात कर रहा है हमारे पास में, तो कितना बन गया इज इक्वल टू 240 बन गया। भाई 2 मयूर के पास 4 बाघ के पास में 2, टोटल 240 बन गया पैरों की संख्या की बात में, बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं थी। तो 2x इज प्लस में कितना 9 चौक 6 360 बन गया, माइनस कितना 4x बन गया, इजकल टू 240 बन जाता है। अब ये कितना बन गया हमारे पास में, हाँ इसको आप उधर ले जाइए, 4x माइनस या माइनस 2x उधर ले जाइए तो कितना बन जाएगा प्लस का 2x बन जाएगा, इज इक्वल टू 240 को 360 के पास ले आइए, तो 360 में 240 जाएगा तो 120 प्राप्त हो जाएगा। x की वैल्यू बन गई 120/2, यानी आंसर बन गया 60 प्राप्त हो गया हमारे पास में। इट मीन्स x बराबर 60, 60 का मतलब क्या हुआ 60 कितने मयूरों की संख्या, जंगल में मयूरों की संख्या कितनी, यानी ये क्या थे हमारे पास में मयूरों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे थे कौन, इट मीन्स x। तो मयूरों की संख्या कितनी हो गई, मयूरों की संख्या हो गई 60। ठीक है, तो हम बाघों की संख्या की बात कैसे करेंगे, इट मीन्स बाघों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हमारे पास में बाघों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 90 माइनस x, 90 माइनस 60। ठीक है, वो कितनी हो गई, वो हो गई 30। तो आंसर क्या बन गया, आंसर आ गया 60 और 30, और 60 और 30 हमारे पास 30 और 60 कर लीजिए। इट मीन्स सबसे पहले क्या कौन आएगा, इट मीन्स बाघों की संख्या, बाघ और मयूर की पूछा होगा। ठीक है, तो इट मीन्स बाघ कोमा जो मयूर होंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, वो हो जाएंगे इट मीन्स 30,60। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन गया, आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में, डी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। इस प्रकार से आपका डी क्वेश्चन यानी डी पार्ट जो है वो क्या बन गया,
सॉल्व हो गया। ठीक है, डी पार्ट हमारा इट मीन्स आंसर के रूप में बन जाता है। क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। कहता है यदि 52272 इज इक्वल टू पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई क्यू की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई आर की पावर 4 है, जहाँ पी क्यू आर अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स हैं, तो 2p प्लस क्यू माइनस आर क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, चलेगा सोल्व करते हैं क्या होगा। देखो सबसे पहले हम कहते हैं ये जो 52272 ये दिया हुआ है, इसको आप क्या करते हैं, इसके फैक्टर करके देखते हैं। ठीक है, इसे 2 से काटा हमने, क्या बना, इट मीन्स 26136 मिला। फिर इसको 2 से काटा, ठीक है, क्या बना, इट मीन्स 13068 मिला। फिर इसको 2 से काटा, ठीक है, क्या मिला, 6534 मिला। फिर 2 से काटा इसको, क्या मिला, इट मीन्स 3267 मिला। अभी 2 से नहीं कटेगा, अब इसको 3 से काटते हैं। 3 से काटा इसको तो 1089 प्राप्त होगा। ठीक है, फिर इसको 3 से काटते हैं तो कितना बनता है, 363 बनता है। फिर 3 से काटते हैं तो 121 बनता है। अब 121 तो 11 से जाएगा, 11 से 11 बार जाएगा, और 11 से करेंगे तो ये सीधा 1 बार जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ देखा कि 52272 अगर देखें तो सबसे छोटी बात, अगर हम p की पावर 2 की और q की पावर 3 इन सबसे जो 2 बार पावर आई वो 11 की पावर आई, तो 11 की पावर 2 होगा इंटू q इन 3 पावर कौन आता है, 3 बार कौन आता है, 3 आता है, इन 3 की पावर 3 हुआ। और 4 बार कौन आता है, 4 बार हमारा 4 आता है। ठीक है, ये 4 बार 4, 2 बार 11, 3 बार 3, तो 2 की पावर हम इस तरह से प्राप्त कर लेते हैं। अब क्योंकि ये वैल्यू अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से कंपेयर करें तो P का आंसर तो 11 हो गया, Q का आंसर कितना हो गया, यहाँ से 3 हो गया, R का आंसर कितना हो गया, यहाँ से R का आंसर कितना हो गया, दैट इज 2 हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 2p प्लस क्यू माइनस आर, हमें ये फाइंड करना है। तो रख दीजिए मल्टीप्लाई, 2 गुना 11 प्लस 3 और माइनस 2। अब 2 में 11 की मल्टीप्लाई आएंगे तो 22 हो जाएगा, 22 में 3 जोड़ दें, 2 घटा दें, 22 3 25 माइनस 2 कर दें तो कितना हो गया, 25 में से 2 गया तो आंसर बन गया 23। और ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर बन जाता है। डी आपका राइट आंसर बन गया। क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी मेरे प्यारे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आने वाली वीडियो के लिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पर आने वाले एग्ज़ाम सीटेट 2024 के लिए मैथ्स के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन करा रहे हैं। और आगे जो क्वेश्चन हम या जो अगली वीडियो हम लेके आएंगे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टारडेड क्लासेस एग्ज़ाम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं। ये क्या कहता है क्वेश्चन, यदि 7 अंकों वाली संख्या 134x58y 72 से विभाजन डिविजल है तो 2x प्लस वाई का मान कितना होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। अच्छा, अब देखो, अगर हम 72 की अगर बात करते हैं, 72 की बात करें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वैल्यू 72 से विभाज्य है तो हम कह सकते हैं कि वो 8 और 9 से भी विभाज्य होगी, 8 और 9 से भी विभाज्य होगी। अब 8 का रूल क्या है, अगर कोई संख्या 8 से विभाज्य है, यदि जो संख्या है, ठीक है, वो क्या है, यदि संख्या 8 से विभाज्य है, यदि जो संख्या हमारे पास में 8 का रूल जो है विभाजित करने का डिविजल रूल जो हमारे पास में, कि अगर 8 का रूल ये है कि अगर 8 से डिवाइड हो सकती है कोई संख्या तो उसके अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाजित होने चाहिए। डिविजल रूल ऑफ 8 से डिविजल रूल क्या है कि उसके जो अंतिम 3 अंक हैं वो क्या होने चाहिए, इट मीन्स 8 से डिवाइड होने चाहिए। अब अंतिम 3 अंक से मतलब ये हुआ कितना, 5, 8 और y।
अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल है, जैसे कि 8 सते 56 की बात करते हैं, 57, 58, 2 बच गया। अब यहाँ y आएगा। अब y को क्या रखें जो 8 से करते हैं, 8 तिया 24, ठीक है। अगर यहाँ y रखा होता नॉर्मल और यहाँ पर कितना, देखिए अगर y को 4 रख देते तो ये वैल्यू कट जाती। इसका मतलब y को आप क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। ये 8 के डिविजिबल रूल की बात आई, ठीक है। अगर संख्या 9 से विभाजित है, अगर संख्या 9 से विभाजित है तो हम कहते हैं कि उसके अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा। इसका मतलब ये अंकों का योग की बात करें, अंकों का अगर योग की बात करें तो जो क्या होता है, 1 + 3 + 4 + x + 5 + 8 + y ये होता, ठीक है। y को हम 4 निकाल चुके हैं। इसका मतलब इसकी जगह आप y की जगह 4 रख लेते तो कितना बन जाता है, इट मीन्स 1 और 3 4 4 8 और 5 13 और 4 हमारे पास में कितना हो गया। और ये वैल्यू हम इसमें जोड़ देंगे, ये ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 3 + 4 + x + कितना 5 + 8 + 4 ऐसे कर लें तो ये वैल्यू कितनी बन गई, 25 + x में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, अगर ऐसा है यानी अंकों का योग क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, अंकों का जो योग हमारे पास में वो 9 से डिविजिबल तभी कब होगा, जब अंकों का योग 9 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब x को क्या रखना पड़ेगा, आपको 2 रखना होगा। यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो अगर हम 25 में 2 जोड़ देते तो ये क्या बन जाता, 27 बन जाता। और 27 तो 9 से डिविजिबल है। क्लियर। इसका मतलब x को आप क्या कर दें, 2 पुट कर दें और y को क्या पुट कर दें, 4 पुट कर दें तो आपकी वैल्यू निकल आएगी। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है 2x + y फाइंड करना है। तो 2 में अगर आप 2 की मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 4 जोड़ दें तो 2 दूना 4 + 4 कर दें तो ये वैल्यू क्या बन गई, 8 बन गई। बस इतना सा आंसर निकालना था आपको। ये चला गया डी पार्ट के साथ में, डी आपका राइट आंसर बन जाना था। क्लियर हो गया, छोटी सी बात थी। कोई क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, 8 में क्वेश्चन नंबर कौन सा, 22। तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है, किसी कोण का संपूरक कोण इसके पूरक कोण के 3 गुने से 15 डिग्री अधिक है। कोण का माप बताइए क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। क्या कहा गया, देखिएगा, एक कोण का संपूरक कोण उसके, एक कोण का संपूरक उसके पूरक के 3 गुने से 15 अधिक है। अब कोण का संपूरक कोण क्या होता है, ठीक है। कोण का संपूरक जो होता है, इट मीन्स कोण का जो हमारे पास में संपूरक कोण होता है, कोण का जो संपूरक होता है वो कितना होता है, 180 - x होता है। अगर कोण x है तो उसका 180 - x होगा। अब कोण का पूरक कोण होगा, कोण का पूरक कोण होता है, कोण का पूरक होता है 90 - x होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये माना गया है कि माना वो जो कोण है वो बराबर कितना है, x डिग्री हो, तब ऐसा होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा कि 180 - x जो है वो इजिकल टू 3 गुना हो जाएगा 90 - x के, अगर उसमें 15 अधिक कर दें, 15 और जोड़ दें, ठीक है। तो ये कितना बन गया कि 180 माइनस जो x है 9 × 27 270 माइनस का 3x + 15 हो गया, ठीक है, 270 है। अब ये x को तो इधर ले जाइए तो ये कितना बन जाएगा, 3x - x हो जाएगा। और ये 270 हमारे पास में है ही, उसमें हमने 15 जोड़े रखा है और उसमें से क्या हो जाएगा, 180 और माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया आंसर, ये बन गया 285 में से 180 माइनस हो गया, 105 बच गया, तो 105 हो गया। इधर कितना रह गया हमारे पास, 2x बन गया। तो x की वैल्यू क्या चाहिए, 105 डिवाइड बाई क्या कर देंगे, अब 2 कर देंगे तो 2 पंजे 10 हो गया, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, यानी x का आंसर आ गया 52.5 डिग्री। यही बन गया आंसर आपका, ठीक है। कितना बन गया, 52.5 डिग्री आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है कि OABC एक समचतुर्भुज है, OABC एक समचतुर्भुज है, ठीक है।
जैसे यहाँ दिखा रखा OABC एक समचतुर्भुज है, ठीक है, जिसके 3 शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हैं, यानी जैसे A, B और C ये 3 शीर्ष इसके वृत्त पर स्थित हैं, जिसका केंद्र बिंदु O है। यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 32√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या रेडियस क्या होगी, ये हमसे पूछा गया। क्योंकि ये समचतुर्भुज है, इट मीन्स तो रोम्बस के सारी साइडें जो है बराबर होती हैं। अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, है सभी रेडियस होंगे आपस में। सोल्व कैसे करेंगे, अगर ऐसा है तो सोल्व कैसे करेंगे। अब इसका हमारे पास अगर फॉर्मूले की बात करें तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास क्या बन गया, इट मीन्स इसकी ये तीनों साइड बराबर, यहाँ भी तीनों साइड बराबर, ठीक है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हमारे पास बन जाएगा, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल बन जाएगा, जो दे भी रखा है, वो 32√3 है। ये निकलेगा कैसे, ठीक है, कि ट्राइंगल कौन सा AOB का अगर क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए ट्राइंगल BOC का क्षेत्रफल में तो ये 32√3 बन जाता है। क्लियर। अब ये क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू क्या बन जाए, साइड की पावर 2, साइड का R² है। ऐसे ये भी क्या बन जाएगा, √3/4 इंटू क्या बन जाएगा, R² बन जाएगा। तो ये 32√3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी दोनों तो जुड़ गए आपस में, ये कितना बन गया हमारे पास, एक और एक कितना बन गया, 2 बन गए, यानी 2 गुना √3/4 इंटू R² इज इक्वल टू कितना 32√3 बन गया। अब √3 से √3 तो कट गया, 2 दूना हो गया 4 हमारे पास, R² कितना होगा 32 दूना कितना होगा 64 हो गया। R की वैल्यू निकालनी, √64 हो गई, 64 कितना होता 8 होता है, ठीक है। 64 कितना हो गया 8 होता है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 8 हो गई। यही आंसर था आपका, क्या बन गया, C पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है हमारे पास में कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, यानी ये हमारे पास समचतुर्भुज के विकर्ण हैं। अगर इसको हम D1 विकर्ण कह लें और इसको हम 40 कह दें यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये D2 विकर्ण हो जाए और इसको 60 कह लें यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि AC जो हमारा है वो हमारा 40 सेंटीमीटर हो जाता है, और जो हमारा BD है वो इक्वल टू कितना हो जाता है, वो 60 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये कहता है समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी। भुजा मतलब ये जो हमारे पास में है, ये मान लिया हमने X मान ली भुजा, ठीक है। तो ये कितनी होगी, हम जानते हैं कि जो हमारे पास रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं, समचतुर्भुज के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे टच करते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे टच करते हैं और हाफ बाइसेक्ट होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम OA की बात करें इन ट्राइंगल AOB में हम देखें तो ये एक छोटा सा ट्राइंगल हम यहाँ बना रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो वो ऐसा बन जाएगा। तो ये OA कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 यहाँ से यहाँ तक। इसकी बात करें A की, ये O की बात करें, क्योंकि हाफ बाइसेक्ट करते हैं तो ये 20 होगा और ये भी 20 होगा, यानी ये भी 20 होगा और ये भी 20 होगा। ऐसे ये भी कितना होगा 30 होगा और ये भी कितना होगा यहाँ पे 30 होगा। यहाँ से यहाँ तक 30 होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक भी 30 होगा और यहाँ से यहाँ तक भी ये 20 होगा ऊपर वाला। तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा। यहाँ को गया 90 डिग्री, हमें X निकालना है, ठीक है। इन ट्राइंगल AOB की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर X का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 20 का स्क्वायर तो 400, 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, ठीक है। अच्छा, तो हमें X स्क्वायर निकालना है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, X स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9 और 4 13, ये बन गई 1300। तो X का आंसर कितना आ गया, अंडर रूट कितना आ गया 1300 हो गया। अब 100 का तो 10 बाहर निकल आएगा, अंडर रूट 13 अंदर आएगा, इट मीन्स X का आंसर आ गया 10√13। क्लियर। इस प्रकार से जो भुजा की लंबाई होगी, इट मीन्स भुजा की जो हमारे पास में लंबाई निकल के आ गई वो इक्वल टू निकल के आ गई कितनी, इट मीन्स X जो निकल के आएगी वो होगी 10√13 कितना, इतने सेंटीमीटर। और यही आंसर बन गया। इतना सा क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर चला गया C पार्ट के साथ में 10√13 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं।
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन अपने आप में दिखा रखा है कि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या क्वेश्चन कहता है कि ओ ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। ये रहा ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज, इसको मिला लेते हैं यहाँ से, इसको यहाँ मिला दीजिए और इसको यहाँ मिला दीजिए, बन गया चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसका मतलब यहाँ सेंटर रहा होगा कहीं, ठीक है, ये सेंटर रहा होगा, ठीक है। ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है तो यानी कि सेंटर यहाँ ओ बन गया हमारे पास, व्यास बन गया डी। यदि कोण ए सी डी एंगल ए सी डी ये 45 डिग्री दिखा रखा है, तो एंगल बी ए डी यानी इस एंगल की बात कर रहा है, ये कितना होगा, ये कितना होगा। देखो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के अंदर कि ये एंगल दोनों क्या बने हैं, ये एंगल, ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी, ये सेमी सर्कल में बने हुए हैं। एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी बात को लिख लेंगे, ठीक है। क्या होता है, वी नो एंगल इन सेमी सर्कल एज कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल जो ए डी बी है, ए डी बी ये वाला, और जो एंगल हमारे पास ए सी बी होगा, ये दोनों 90 डिग्री के होंगे, यानी ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। ये बात क्लियर होगी। अब हम बात करें किसकी, एंगल बी सी डी की बात करें, एंगल बी सी डी की बात करें। देखो बी ये रहा, सी ये रहा और डी ये रहा, पूरा एंगल की बात करें, ये पूरा एंगल, ठीक है। ये पूरा एंगल कैसे मिला हुआ, ये पूरा एंगल 45 + 90 से मिल के बना, तो ये कितना बन गया हमारे पास, 135 डिग्री का बन गया। क्योंकि ये एक चक्रीय चतुर्भुज की बात कर रहा है, तो आमने सामने के एंगल कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज में यानी कि ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, इसका मतलब चक्रीय चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, तो क्या होगा, तो हमारे पास में वैल्यू क्या बने, अगर ये चक्रीय चतुर्भुज होता है तो हम वैल्यू क्या बनाएंगे कि आमने सामने के एंगल, तो क्या बनेगा कि जो हमारे पास में एंगल बी ए डी है, एंगल बी ए डी है, यानी ये वाला बी ए डी, इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, बी ए डी की बात कर रहे हैं, ये पूरा एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लस ऑफ एंगल किसकी बात कर रहे हैं, बी सी डी की बात कर रहे हैं, बी सी डी इन पूरे एंगल की बात करें, इस पूरे एंगल की, ठीक है। इन दोनों का जो टोटल है वो 180 डिग्री होना चाहिए। हमने तो बी ए डी पूछा है, एंगल बी ए डी पूछा गया, प्लस कितना हो जाएगा, ये 135 हम निकाल ही चुके हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। हमें तो एंगल बी ए डी निकालना था, कितना बन जाएगा, 180 - 135 डिग्री बन जाता है। अब इसको 180 में से 135 घटा दीजिए, आंसर कितना बन गया, 45 डिग्री बन गया। यही आपका आंसर बन गया, एंगल बी ए डी बराबर 45 डिग्री गया। ये चला गया आंसर बी के साथ में, बी बन गया आपका राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर जो हमें बताया गया है वो क्या कहता है कि निम्न आंकड़ों के लिए माध्य का मीडियन, बहुलक यानी मोड तथा रेंज यानी कि परिसर का माध्य मीन क्या होगा। कुछ आंकड़े हमें इस प्रकार से दिखा रखे हैं, ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। अब देखिए इनका आरोही क्रम लिख लीजिए, यानी कि आंकड़ों का जो आरोही क्रम होगा, आरोही क्रम जो होगा वो क्या होगा। देखिए सबसे पहले 0 ही आएगा, फिर क्या आएगा, 0 के बाद कितना आएगा, 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, ठीक है, 9 के बाद 11 आएगा, ये 9 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। उसके बाद में 17 आएगा, उसके बाद 17 आएगा, ठीक है। 17 के बाद कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है। 18 के बाद में कितना आएगा, 18 के बाद कौन आ गया, 20 आ गया, 20 आ गया। उसके बाद क्या हो गया, 20 के बाद कितना बन गया, 24, ये रहा, ठीक है। उसके बाद में 25 हो गया यहाँ पर, और 25 यहाँ पर भी है, यानी 2 बार 25 आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद एक बार 25 यहाँ पर भी लिखा हुआ है, 3 बार 25 हो गया, ठीक है। 25 के बाद कौन आ गया, 25 के बाद रहा
29, ठीक है, ये रहा 29 और उसके बाद आ गया 29 के बाद कौन है 30, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो 30 2 बार हुआ, उसके बाद 30 से बड़ा कौन हो गया, 30 से, ये तो आ ही चुका पहले ही, 30 से बड़ा कौन हो गया, एट मीन्स 30 से बड़ा ये 44 हो गया, ठीक है, और ये 50 हो गया। क्लियर। अच्छा, अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो यानी कि n की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक और छूट गया, ये तो आ गया पूरा पूरा, कितना 0 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 11 नहीं 11 2 बार है भाई, 11 11 जो है वो 2 बार है भाई, 11 2 बार है, 11 को यहाँ 2 बार लिखेंगे, एक्चुअल में 11 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। 0 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 11 2 बार है, एक तो हमने यहाँ लिख लिया था 11, ये वाला 11 रह गया था, ये वाला 11 यहाँ 2 बार, तो 17 वैल्यू बन गई, ठीक है। अब ये क्या कैसा है, ओड नंबर है, 17 कैसा होता है, ओड नंबर होता है। अब ओड नंबर का मीडियन कैसे निकलता है, सीधा n+1/2 टर्म होती है, n से मतलब 17 + 1/2 18/2 मतलब 9th टर्म आ गई, 9th टर्म आ गई, तो 9th टर्म क्या है हमारे पास, 9वां टर्म क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन है 24 24। क्लियर। अगर हम मॉड की बात करते हैं, बहुलक की बात करते हैं हमारे पास में, ठीक है, एट मीन्स बहुलक की बात करते हैं तो वो क्या, मोड जो सबसे ज़्यादा बार आया, कौन आया सबसे ज़्यादा बार, 25 आया, 25 3 बार आ रहा है, इससे ज़्यादा बार कोई नहीं आ रहा, ठीक है। ये मीडियन यानी कि ये माध्यिका हो गई हमारे पास में, ये कितना थी, ये माध्यिका थी हमारे पास। क्लियर, मोड निकाल लिया। अगर हम रेंज की बात करते हैं, रेंज मतलब परिसर की बात करते हैं, तो परिसर क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, सबसे बड़ी वैल्यू 50 है, सबसे छोटी कौन 0, तो क्या आ गया आंसर 50 ही आ गया। अब हमें इनका माध्य निकालना है, माध्य निकालना मतलब सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 50, कितना हो गया 24, कितना हो गया अगले वाला इट मीन्स 25, और इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना बन गया हमारे पास, ठीक है 9 और 9 99/3 हो गया, 3 से काट दिया 33 बार, तो माध्य कितना आ गया, माध्य आ गया 33, ये बन गया आंसर, आंसर चला गया डी पार्ट के साथ। क्लियर हो गया। इस प्रकार से 26वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 27वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी अपने आप में ये दिया गया। क्या कहता है, यदि a + b को 3 कहा गया, क्या कहा गया, यदि a + b को 3 कहा गया और a² + b² को 89, तो 1/a + 1/b का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो CTET मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में हमें जो दिखा रखा है वो a + b = 3 है। अब हमें ऐसा निकालना है, इस प्रकार से निकालना है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में हम क्या करें कि दोनों ओर का स्क्वायर करते हैं। a + b का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 3 के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। अब ये वैल्यू क्या बन गई हमारे पास में कि a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab = 3 दिया 9 बन गया। अब ये वैल्यू दिखा रही है 89 होती है, क्या होती है 89 होती है हमारे पास में, ठीक है। अच्छा क्या बन गया हमारे पास में वैल्यू, एट मीन्स + 2ab = क्या बन गई 9 बन गई। अब यानी हम ऐसा करें कि अगर हम 2ab निकालते हैं तो ये 9 - 89 हो जाता है, ठीक है 9 - 89 हो जाता है, जो वैल्यू हमारे पास माइनस का 80 बनती है। यानी कि अगर हम ये 2ab के इक्वल आ गया, अगर हम ab बनाएं तो ab का आंसर -80/2, यानी कि अगर यहाँ से देखें तो ये ab की जो वैल्यू है वो -40 आ गई। यहाँ बात ध्यान देखिए, ab की वैल्यू -40 निकाला। अब ये क्यों निकाला हमने, क्योंकि हमें अभी जब 1/a + 1/b करेंगे तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि इसका एलसीएम तो ab आ जाएगा, ऊपर b + a यानी कि सीधा a + b लिख लेंगे इसको,
तो ये a प्लस बी मतलब 3 बटे कितना हो गया हमारे पास माइनस का 40 हो गया ऐसे, यानी कि a 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू इट मीन्स माइनस 3/40। ये क्या बन गया, ये आंसर बन गया और यही आपका राइट आंसर है -3/40 और ये चला गया बी पार्ट के साथ। क्लियर हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों को शेयर करें अपने, ठीक है। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी मेरे प्यारे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टारलेट क्लासेस एग्जाम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिखा रखा है। ये चतुर्भुज हमारे पास दिखा रखा है ABCD टाइप इस प्रकार से। इसका क्षेत्रफल 227.2 वर्ग सेंटीमीटर है और सम्मुख शीर्षों से विकर्णों पर लंब की जो लंबाई है वो 7.2 सेंटीमीटर और 8.8 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। अच्छा चलिएगा, इट मीन्स सॉल्यूशन कैसे पढ़ेंगे। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम अगर देखें तो हमारे पास में जो चतुर्भुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो कैसे निकलेगा। देखो इसमें ट्रायंगल जो ACD दिखा रखा है, ADC कह लें, ADC का जो क्षेत्रफल होगा उसमें आप अगर ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं तो हमें चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है, चतुर्भुज जो हमारे पास ABCD है उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। अब ये कैसे निकलेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो देखो क्वेश्चन में हमारे पास में क्या दिखा, ये तो क्वेश्चन दे रखा कि 227.2, ठीक है। हमें विकर्ण की लंबाई चाहिए। विकर्ण मतलब हमारे पास विकर्ण कौन है, विकर्ण है AC, यानी कि AC की लंबाई चाहिए। हमें जो फाइंड करना है वो विकर्ण फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। क्लियर। तो ये कैसे निकलेगा, देखो 1/2, क्योंकि ये ट्राइंगल हमारे पास में है, ये हमारे पास ये क्या बना, इसमें इसका हाइट बना हुआ है, तो बेस कितना 1/2 इंटू बेस इंटू कितना हाइट मतलब DF बन गया पहले केस में, प्लस ऐसे 1/2 इंटू उसका भी क्या बेस वही होगा AC, और हाइट कितना होगा, हाइट होगा EB उसका। तो दोनों में से क्या हो जाएगा 1/2 और मल्टीप्लाई AC, ये तो कॉमन आ गया, क्या बचा DF बचा उधर प्लस आपका EB बचा उधर, ठीक है। इसको जोड़ देंगे हम, इसमें इसको क्या कर लेते हैं, इसको जोड़ देते हैं। अच्छा क्या बन गया हमारे पास में, ये 2 तो उधर जाके अभी तो 227.2 लिखा हुआ है, अब 2 इधर जाके अब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना 454 पॉइंट कितना बन जाएगा, ये इट मीन 4 बन जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना AC बन जाएगा, और ये कितना आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ DF कितना है हमारे पास 7.2 है, ठीक है, प्लस ये कितना 8.8 है। इनको दोनों को जोड़ देंगे, 8 7 15 16 बन गया सीधा सीधा, यानी कि AC मल्टीप्लाई बाय 16 आ गया। ये किसके बराबर है, 454.4 के बराबर है, ठीक है। हमें AC निकालना है तो क्या करेंगे 454.4 और डिवाइड बाई 16 कर लेंगे, 16 से काट दीजिएगा इसको, ये कितना बन जाएगा 28.4 बार कट जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, तो इतने सेंटीमीटर, तो AC का आंसर कितना आ गया 28.4 सेंटीमीटर। तो विकर्ण की लंबाई आ गई, ये कौन है, ये क्या है विकर्ण है, ठीक है। तो विकर्ण की लंबाई जो है 28.4 सेंटीमीटर, ये चला गया C पार्ट के साथ में, 28.4 सेंटीमीटर इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि एक लंबवृत्तीय बेलन जिसको राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं कि आधार यानी बेस की परिधि जो है सर्कमफरेंस जो है वो 528 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई हाइट जो है वो 2 मीटर है। बेलन का आयतन वॉल्यूम निकालिए अगर पाई को 22/7 लिया गया हो। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो बेलन की आधार की परिधि कितना हो गया, इट मीन्स 528 है। बेलन के आधार की परिधि मतलब सॉल्यूशन करें इसको तो कितना हुआ हमारे पास, परिधि मतलब ये सर्कमफरेंस जो है वो कितनी होती है 2πr होता है, यानी कि 2πr जो है वो कितनी होती है, कितने रखी 528 दिखा रखी है। अगर यहाँ से हम रेडियस निकालना चाहें तो कितना होगा 528 डिवाइड बाई 2 पाई, पाई मतलब 22 बटे क्या कर दिया हमने ऐसे 7 कर दिया, 22/7 हो गया हमारे पास में। अच्छा यहाँ से काटें, अगर 22 से काट लेंगे इसको तो 22 × 24 22 × 88 हो गया, इसका मतलब कितना होगा 24 ×
7/2 आ गया, 2 से काटा तो 2 से 12, 12 से 84 हो गया, 84 हो गया। यानी रेडियस की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 84 सेंटी। रेडियस कितनी बन गई, ये बन गई 84 सेंटीमीटर बन गई। अच्छा चलिएगा, अगर रेडियस को हम मीटर में कन्वर्ट करें तो मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एक्चुअल में, हाँ, क्योंकि यहाँ हाइट 2 मीटर दिखा रखी है, या बाद में कर लेंगे वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर आंसर सब मीटर में दिया हुआ है। तो आप इसको क्या कर लीजिए, 84 को डिवाइड बाय क्या कर लीजिए, 100 कर लीजिए, ये बन जाएगा 0.84 इतने मीटर बन जाएगा। अब आंसर सारा मीटर में निकलेगा, क्लियर। अच्छा, अब बेलन का आयतन क्या होगा, यानी कि बेलन का जो आयतन होगा हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा का जो आयतन होगा वो कितना होता है, फॉर्मूला होता है πr², h होता है, इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, पाई का मतलब हो गया 22/7 हो गया, आर का मतलब 0.84 हो गया, और 0.84 हो गया, और हाइट कितनी दिखा रखी है, इट मीन्स h है 2 मीटर, इस प्रकार से। अब इसको काट लेने से तो कितना है, 0 पॉइंट कितना आ गया, 7 × 7 = 14 हो गया। यानी कि जो आयतन निकला वो निकला 22 गुना 0.12 गुना 0.84 और गुना 2। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वॉल्यूम बन जाएगा 4.4352 इतने मीटर क्यूब में वॉल्यूम जो है वो फाइंड हो जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। और ये आंसर जो है डी पार्ट को फॉलो करता है, तो डी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने आप में दिखा रखा है। ये क्वेश्चन कहता क्या है, ये कहता है कि ₹1710 की एक राशि ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटी गई, डिवाइड की जाती है कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना, सी का 9 गुना बराबर है। ए और सी में क्या अंतर है, डिफरेंस है, ये हमसे पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है आपका। इट मीन्स को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कुल राशि कितनी है हमारे पास, जो कुल राशि है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं वो कुल राशि कितनी है, वह 1710 इतने रुपीज जो है ये राशि हमारे पास दिखा रखी है। और क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये कहता है कि 4A 4 गुना बराबर है 6B के, बराबर है 9C के। ऐसा है तो पहले हम इन दोनों को लेते हैं। इफ़ अगर हम कहते हैं कि 4A = हम 6B लेते हैं तो क्या बन गया, A/B जो है वो कितना बन गया, वो 3/2 बन गया। ऐसे ही अगर हम 6B को 9C के बराबर लेते हैं तो B/C की जो वैल्यू है वो भी कितनी बन गई, इट मीन्स 3/2 बन गई। इट मीन्स दैट क्या बन गया कि A/B/C की अगर हम बात करें तो वैल्यू कितनी बन गई, 9/6/4 में कन्वर्ट हो गई। एलसीएम लेकर के आंसर कितना बन गया, 9/6/4 में कन्वर्ट हो गई। अब मान लिया ABC की राशियाँ, अब माना जो हमारे पास राशियाँ हैं ABC की राशियाँ हैं, AB और C की राशियाँ, यहाँ ऐसे लिखेंगे कि माना AB और C की जो राशियाँ हमारे पास में हैं वो कितनी बन गई, वहाँ लिखेंगे कि माना कितना A इट मीन्स कोमा B और कोमा C की जो हमारे पास राशियाँ हैं जो राशियाँ हैं वो कितनी हैं होगी, वो 9x होंगी, कोमा 6x होंगी, और कितनी होंगी, और कितनी होंगी, और 4x हैं। ठीक है, अब इन सब का टोटल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनता है, सबका टोटल यानी 9x + 6x + 4x सबका टोटल 1710 है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, इसका मतलब ये हो गया, इन सब को जोड़ लिया हमने तो कितना बन गया, 9×6 आपका 15×6 19x जो है वो 1710 के बराबर हो गया। हमें x निकालना है, कितना 1710/19 हो गया, 19 9 171 दैट इज़ 90 हो गया। यानी x का आंसर कितना आ गया, 90 निकल के आ गया। अब A और C के बीच का अंतर क्या, A और कितना हो गया, C के बीच का
सी के बीच का अंतर हमें निकालना था क्वेश्चन में। इसका अंतर कितना होगा? अंतर कितना होगा? दैट इज़ 9x माइनस 4x बन जाएगा, जो 5x के इक्वल आ जाएगा। अगर हम 5 में x मतलब 90 की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना वैल्यू बन गया? वैल्यू कितना बन गया? वैल्यू बन गया ₹9×5=45, 450 वैल्यू बन जाता है। इस प्रकार से आंसर चला जाता है सी पार्ट के साथ में। इस प्रकार से वैल्यू कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर हुआ मेरे प्यारे साथियों? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिएगा। लेट मीन्स प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्लियर? अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे प्यारे दोस्तों आने वाली वीडियो के लिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू।